अध्याय 440 श्रीमान मूर्ख। ताओ यू ने बुनियादी सतर्कता बनाए रखी, लेकिन मूल दिव्यता की आध्यात्मिक प्रतिरक्षा के कारण उन्हें इस विशुद्ध आध्यात्मिक परिवर्तन पर पूरा भरोसा था। आवश्यकता पड़ने पर दैवीय शक्ति का प्रवाह इतना अधिक हो सकता है कि व्यक्ति बच सके। पत्थर के खंभों पर टिके प्राचीन महल और उसके बगल में रखी चितकबरी कांसे की मेज और कुर्सी को चारों ओर से देखते हुए ताओ यू ने अपना ध्यान अपने सामने खड़े पहले व्यक्ति पर केंद्रित किया, जो एक बेहद उच्च कोटि का व्यक्ति था। दूसरा पक्ष पूरी तरह से धूसर धुंध में घिरा हुआ था, मानो वह इस स्थान का स्वामी हो। धुंध ने उसका चेहरा ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी उदासीन निगाह और शांत भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। क्योंकि दिव्यता आत्मा में निवास करती है, इसलिए ताओ यू दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। श्रीमान मूर्ख, ताओ यू ने संकोचपूर्वक एक प्रश्न पूछा। उसने पहले चीनी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन अब उसने इसे विशेष रूप से रून लिपि में अनुवादित किया था। दिलचस्प बात है, लगता है आप इस लिपि को पहचानते हैं। उस मूर्ख द्वारा धारा प्रवाह मंदारिन बोलने से ताओ यू का दिल थोड़ा सा बैठ गया और उसने जल्दी से कुछ विचारों को पूरा करना शुरू कर दिया। इस दुनिया में असाधारण क्षमताएं मौजूद हैं और यहाँ रोसेल भी है, जो समय यात्री है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ कोई चीनी भाषा बोल सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम डायरी में क्यों आएगा? ताओ यू ने मूर्ख की पहचान के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। क्या वह भी पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है? क्या वह स्वयं सम्राट रोसेल हो सकता है? वैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों को मारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये स्वाभाविक लगता है कि उनमें से सभी मारे नहीं जाते। पुनरुत्थान के लिए एक बैकअप योजना। ताओ यू ने गहन चिंतन किया, लेकिन अनुमान लगाने के बजाय उन्होंने आदरपूर्वक गंभीर स्वर में बात की। हाँ, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। आपने ये कहाँ से सीखा? वह रहस्यमय और शक्तिशाली शख्स, जिसकी पहचान अज्ञात थी, उसे भी यह चीज़ पसंद आ गई थी। मैं सम्राट रोसेल के ही स्थान से आता हूँ और उनकी डायरी मेरे हाथ लगने से पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति हूँ। ताओ यू ने स्पष्ट शब्दों में बात की, लेकिन वह सब सच था। क्योंकि मानसिक प्रतिरोधक क्षमता उनके आध्यात्मिक अस्तित्व के मूल में निहित है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनके बाहरी भावनात्मक उतार चढ़ाव भी दूसरों को उनकी ईमानदारी का एहसास करा सकते हैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा ऐसा है। वह मूर्ख मेज पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। ऐसा लगता है कि आपको इस असाधारण दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये सुनकर ताओ यू ने तुरंत अपनी शिकायतें गिनानी शुरू कर दीं। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे पहले इस दुनिया में असाधारण शक्तियों के बारे में पता नहीं था। मैं तो अभी हाल ही में इसमें आया हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा नाम यूं ही लेने से गुप्त शक्तियों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। सौभाग्य से तुम हो, वरना मुझे लगता है मैं मुसीबत में पड़ जाता। वास्तव में उनके नाम लेने से बचना ही बेहतर है, लेकिन आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं। उस मूर्ख का लहजा सपाट था और वह कुछ हद तक बेपरवाह और उदासीन प्रतीत हो रहा था। लेकिन ताओ यू अभी भी थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि उसे मुख्य बात समझ आ गई थी। क्या इस जगह की रक्षा देवता भी नहीं कर सकते? वास्तव में यह एक ऐसा प्राणी है जो देवता के समान है। क्या रोसेल देवी बन गई, या कोई दूसरा समय यात्री देवी बन गया, या शायद किसी प्राचीन देवता को चीनी भाषा को समझने का तरीका मिल गया हो जो डायरी में दिखाई देता हो, और शायद रोसेल भी उस व्यक्ति के संपर्क में आए हो। ताओ यू ने कुछ भी असामान्य दिखाने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसे इस बात का डर था कि दूसरा पक्ष उसके उलझे हुए विचारों को समझ लेगा। इसलिए उसने बोलने से पहले अपने शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। क्या मैं आपसे कुछ प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता हूँ? मैं एक मूर्ख हूँ जिसे समतुल्य विनिमय पसंद है। आप मेरे बदले या मेरे जैसी ही स्थिति वाले किसी अन्य व्यक्ति के बदले अपना सब कुछ दे सकते हैं। ध्यान रहे कि मूल्य समतुल्य होना चाहिए। मूर्ख के सहज लहजे ने ताओ यू को कुछ समझने का आभास दिया। क्या यह एक समान विनिमय है? क्या दूसरे पक्ष के पास व्यापार और निष्पक्षता पर अधिकार है? अन्य समान सदस्य? ताओ यू ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि शायद उसके जैसी और भी लोग होंगे जिन्हें मिस्टर फूल ने अपने स्वार्थ के लिए पाला पोसा होगा। क्या ये टीम के साथियों में से एक नहीं है? कम से कम इस दुनिया में एक शक्तिशाली समर्थक का होना काफ़ी अच्छा लगता है। पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना थोड़ा तनावपूर्ण होता है, खासकर देवताओं की उपस्थिति में। और अब उनके पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो किसी देवता के समान है। तब ताओ यू ने संकोचपूर्वक कहा, क्या सोने के पाउंड स्वीकार्य होंगे? दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके चलते ताओ यू ने तुरंत अनुरोध रद्द कर दिया। मुझे खेद है, ये थोड़ा अनुचित था। आप जैसे अन्य सदस्यों या मेरे अनुयायियों को कभी कभी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप आज की तरह ही हर सोमवार को दोपहर 3 बजे किसी एकांत स्थान पर प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये सुनकर ताओ यू को एक सामान्य अंदाजा हो गया, असाधारण व्यक्तियों का एक उच्च स्तरीय जमावड़ा। यह मिस्टर ए की कामचलाऊ टीम से कहीं बेहतर है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे रोसेल द्वारा बताए गए उच्च स्तरीय प्रतिभाओं वाले लोगों से सामना होगा और फिर मुझे भविष्य में औषधि बनाने की विधियों का स्रोत मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप संभाल नहीं सकते तो आपको संगठन के सदस्यों से मदद मांगने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में भी उसकी शक्ति वास्तव में दबी हुई थी। ताओ यू कुछ हद तक खुश था। तो चलिए आपके लिए एक कोड नाम चुन लेते हैं। उस मूर्ख ने अपनी उंगली को हल्के से थपथपाया और टैरो कार्ड एक एक करके प्रकट होने लगे। ताओ यू भी सांकेतिक नाम का अर्थ समझ गया था। फिर मैंने उनमें से एक को बेतरतीब ढंग से चुन लिया। खैर, भाग्य के पहिए, श्रीमान भाग्य, आज के लिए बस इतना ही। ताओ यू ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर उनकी आत्मा शरीर में वापस लौट आए। अपने शरीर में लौटकर ताओ यू ने जल्दी से जांच की और अपनी उच्च स्तर की दिव्यता के बावजूद कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया। बिल्कुल सही। मुझे थोड़ी निराशा हुई थी कि मैं पहले सच्चे देवताओं के गिरजाघर में शामिल नहीं हो सका, लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल सही है। मुख्य बात यह है कि वह भी कुछ समय के लिए प्रकाश का न देख पाए। मुझे बैकलैंड में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 3 सच्चे देवताओं का क्षेत्र है। ताओ यू उस मूर्ख पर सीधे तौर पर बिना शर्त भरोसा नहीं कर सकता था। उसे केवल ये संदेह था कि वह मूर्ख शायद उसी के गृहनगर का हो सकता है, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से निकटता का एहसास हुआ। पश्चिमी देशों से मिलती जुलती एक अनूठी वैश्विक पृष्ठभूमि में अपने गृहनगर के किसी व्यक्ति से मिलना काफ़ी अच्छा लगा। दरअसल पुनर्जन्म लेने वाले भी एक ही शहर के रहने वाले हैं, लेकिन खैर यह एक लंबी कहानी है। पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति से अपनी पहली मुलाकात के अनुभव को याद करते हुए ताओ यू थोड़ी स्तब्ध रह गई। क्योंकि वे आसानी से अपना सामान समेट कर जा सकते हैं, इसलिए पुनर्जन्म लेने वाले लोग वास्तव में अग्रदूतों की तुलना में और भी अधिक बेईमान होते हैं। चाहे वह अग्रणी हो या पुनर्जन्म लेने वाला, ताओ यू को रहने के वातावरण के कारण कुछ हद तक असहज महसूस हुआ। कल मैं वह औषधि प्राप्त कर सकता हूं और एक उकसाने वाला बन सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कौन सी नई क्षमताएं मिलेंगी। ताओ यू को इस करियर प्रणाली से बहुत उम्मीदें हैं। 9वें क्रम पर होना ही मेरे लिए अभी से फायदेमंद साबित हो रहा है। मेरे दिव्य रूपांतरण के कारण मैं इस दुनिया से बाहर भी अच्छा प्रभाव डाल सकता हूं। भविष्य में यह और भी बेहतर होता जाएगा। अगले दिन ताओ यू ने सबसे पहले इसेंगार्ड का दौरा किया, सहायक सामग्री प्राप्त की और फिर तैयारी पूरी करने के लिए तुरंत घर लौट आए। इसके बाद उसने तुरंत ही सीक्वेंस 8 की औषधि को एक ही घूंट में पी लिया। शारीरिक प्रभाव पहले से कहीं अधिक दर्दनाक था, लेकिन फिर भी सहने योग्य था। मानसिक प्रदूषण को नज़रअंदाज किया जा सकता था और चून की 9वीं कड़ी पहले ही आत्मसात हो चुकी थी, इसलिए ताओ यू की उन्नति एक स्वाभाविक परिणाम थी। इसने एक बार फिर अपनी मूल शक्ति का कुछ हिस्सा इसमें समाहित कर लिया। बुरा नहीं है, तुम्हारा शरीर सुधर गया है और क्योंकि यह इस दुनिया के अनुकूल है, तुम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। ताओ यू ने अपने हाथ पैर फैलाए। इसके अलावा मुझे एक नई पेशेवर विशेषता उकसाने की क्षमता का भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ, जिसने मुझे अधिक विश्वसनीय बना दिया और मुझे दूसरों की भावनाओं को समझने और निर्देशित करने की अनुमति दी। देवत्वीकरण की प्रक्रिया के कारण यद्यपि मुख्य संवर्धन इस दुनिया में जो खो गया था उसकी भरपाई पर केंद्रित थे, फिर भी मूल गुण तदनुसार मजबूत होते गए। इसमें स्वाभाविक रूप से उकसाना भी शामिल है। उकसाना, लिखना और उसे प्रलोभन के रूप में पढ़ना काफ़ी चालाकी भरा है। ताओ यू पहले से ही आकर्षक है और इस अतिरिक्त लाभ के साथ वह जानकारी जुटाते समय या किसी का पक्ष जीतने के दौरान आसानी से एक अच्छी पहली छाप छोड़ने में सक्षम होनी चाहिए। लेकिन इस औषधि को पचाने के लिए क्या मुझे दूसरों को ऐसे काम करने के लिए उकसाना चाहिए जो सामान्यतः नहीं होते? ताओ यू का असैसिन मुंह में घुल जाता है, लेकिन इंस्टिगेटर को विकसित होने में कुछ समय लगेगा। ऐसा होना चाहिए कि जितनी अधिक शक्ति हो, जितना उच्च पद हो और जितना अधिक प्रभाव हो, उसे पचाना उतना ही आसान होता है। ताओ यू मन ही मन सोचने लगा, क्या ये मुसीबत को न्योता देने जैसा नहीं है? लेकिन अगर मुझे ये करना ही है तो क्यों न इसे कर ही लूं। मनोवैज्ञानिक बोझ क्या है? हाँ, बस यही है। हे भगवान, मेरा पे पचने ही वाला है। तेज हवा और बारिश के बीच ताओ यू ने ईव को, जो मिशन देने और फिर उन्हें मुकाबला करने के लिए उकसाने आई थी, एक तरफ छोड़ दिया। उसे पाचन के कुछ संकेत स्पष्ट रूप से महसूस हो रहे थे। ये भी ठीक है। शायद इसका कारण यह है कि ईव, ये खूबसूरत महिला, जब उसने शुरुआत की थी तब उसका पद अपेक्षाकृत ऊंचा था और थोड़े से प्रोत्साहन के साथ वह जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से आत्मसात करने में सक्षम थी। तरीका तो सही है, लेकिन क्या दिशा थोड़ी गलत नहीं है? ताओ यू ने ईव की ओर एक नज़र डाली, जिसकी आंखें बेजान सी थीं और जिसका भाव अवर्णनीय था और उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या उकसाने वाला वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो गुप्त रूप से दूसरों को लड़ने के लिए उकसाता है या विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष को भड़काता है? इसे उकसाना कैसे माना जा सकता है? उसका आकर्षण भी असामान्य है। ये हत्यारे के मार्ग का अगला चरण हो सकता है। मुझे इस मार्ग से आकर्षण बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। और वह अपनी औषधियों को पचा कैसे लेती है?
ये किस प्रकार का रहस्यमय मार्ग है? ईव की हालत देखकर ताओ यू को इस मार्ग के भविष्य के बारे में एक स्पष्ट बेचैनी महसूस हुई। फिर उसे वह मिशन याद आया जिसे पूरा करने के लिए ईव आई थी। मिस्टर ए की पार्टी में घुसपैठ जारी रखें और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करें। वह खुद ऐसा क्यों नहीं करती? क्या आप खतरे को लेकर चिंतित हैं? स्टॉप अध्याय 441 मुठभेड़। ओह प्रिय, आपको उस काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे कर दूंगा। ईव ने आलस भरे अंदाज में ताओ यू को पीछे से गले लगा लिया। उसने सिर्फ एक बाथरोब पहन रखा था। क्या क्या ये खतरनाक है? ताओ यू ने सबसे पहले उस औषधि को हासिल करने का फैसला किया। इसमें कुछ जोखिम शामिल है। श्री ए ऑरोरा सोसाइटी के संदेशवाहक हैं। उनका व्यक्तित्व अप्रत्याशित है। उन्होंने मेरे पिछले बॉस की हत्या कर उन्हें गुलाम बना लिया था। ईव ने बड़ी आशंका के साथ कहा। ताओ यू को तुरंत एक विचार आया। उसे तूफान सेनापति जिलिंगस की तड़पती भूख याद आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा को भी गुलाम बना लेता है। क्या श्री ए को भी यह बात पता है? ज्ञान प्राप्ति का गुप्त मार्ग क्या है? हत्यारा और मैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, इसलिए पछताने जैसी कोई बात नहीं है। ताओ यू ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा। एक महत्वपूर्ण सदस्य की हत्या कर दी गई और आप फिर भी उनकी पार्टी में शामिल होते हैं। हत्या तो हत्या ही है और सभा तो सभा ही है। इनमें कोई टकराव नहीं है। हम में से कोई भी सच्चे ईश्वर के चर्च के सामने बेनकाब नहीं हो सकता। ऑरोरा सोसाइटी दिखावा करना पसंद करती है और हम उन पर कई आरोप लगा सकते हैं। ईव की चिकनी ठुड्डी ताओ यू के कंधे पर टिकी हुई थी और उसकी थोड़ी कर्कश सुस्त आवाज थोड़ी गुदगुदी भरी लग रही थी। ये सुनकर ताओ यू को कुछ हद तक समझ में आया कि ऑरोरा सोसाइटी एक बुद्धिहीन लापरवाह संगठन था जो दोष लेने के लिए उपयुक्त था। तो ऐसा लगता है कि ईव के पीछे की संस्था हाल ही में कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। तो क्या ऑरोरा बोरेलिस का आनंद लेने के लिए बस उसके करीब जाना ही काफ़ी है? लेकिन करीब जाना बहुत खतरनाक है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ऑरोरा सोसाइटी को सीधे तौर पर ईव के पीछे के संगठन के साथ टकराव के लिए उकसाने से मुझे सभी औषधियों को पचाने में मदद मिलेगी। ताओ यू ने बोलने से पहले कुछ देर सोचा। अगर मैं मिशन पूरा नहीं कर पाता तो क्या मैं सोने के सिक्कों से सीक्वेंस 7 की औषधियाँ खरीद सकता हूँ? ताओ यू की यह बात सुनकर ईव अचंभित रह गई। क्या आपके पास अभी भी सोने के सिक्के हैं? अगर मैं आपको अंदरूनी कीमत भी बताऊं तो भी इस रेसिपी की कीमत 800 सोने के सिक्के है। अगर आप मुख्य सामग्री खुद खरीदते हैं तो आमतौर पर एक भाग की कीमत 500 सोने के सिक्के होती है। रेसिपी और मुख्य सामग्री के 2 भागों की कुल कीमत लगभग 2000 सोने के सिक्के होगी। ताओ यू ने पहले बताया था कि उसके पास बचत है, जो समझ में आता है। सीक्वेंस 8 की रेसिपी और सभी सामग्री की कुल लागत लगभग 1000 सोने के पाउंड होगी। अगर वह वाकई एक हत्यारा है तो यह स्वाभाविक है कि उसने इतनी रकम बचाई होगी। लेकिन किसी आम आदमी के लिए सिर्फ एक हत्यारे के रूप में काम करके 3000 सोने के पाउंड जमा करना थोड़ा हास्यास्पद है। मैं सिर्फ एक हत्यारा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ बचत भी है। मैं 2000 सोने के पाउंड ले सकता हूँ। क्या आप मुझे बेच सकते हैं? ताओ यू अस्पष्ट स्वर में बोल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसे पैसे कमाने के कुछ तरीके खोजने पड़ सकते हैं। फिलहाल वह केवल संदिग्ध संगठनों के साथ ही लेन देन कर रहा था, लेकिन अगर भविष्य में वह वैध संस्थानों के साथ बड़े पैमाने पर लेन देन करता है तो उसकी अपार संपत्ति का स्रोत स्पष्ट होने से भी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। एक पल के लिए ताओ यू अपनी वर्तमान स्थिति से काफ़ी संतुष्ट था। चाहे वह मिस्टर फूल की टैरो मीटिंग हो या ऑनलाइन आई खूबसूरत महिला, दोनों ही संदिग्ध सौदे थे और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सोने के सिक्के कहाँ से आए थे। ताओ यू की बातें सुनकर ईव कुछ हिचकिचाती हुई दिखी और आह भरते हुए अपनी उंगली से उसकी छाती पर गोले बनाने लगी। आपके उकसाने वाले ने अभी तक जानकारी को पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए इतनी जल्दी मत कीजिए। वैसे भी उच्च क्रम हमेशा अच्छी बात नहीं होती। वास्तव में निम्न क्रम पर बने रहना काफ़ी अच्छा होता है। ताओ यू को यह महसूस हो गया था कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा दुविधा में है, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उनके जैसे संगठनों के लिए सदस्यों को उनके काम से जोड़े रखने के लिए औषधियों का उपयोग करना अधिक व्यवहारिक है, और जो लोग सीधे अपने सदस्यों पर पैसा लुटाते हैं वे शायद अल्पसंख्यक में हैं। लेकिन थकाऊ कार्यों की तुलना में ताओ यू को पैसा खर्च करना अधिक सुविधाजनक लगा। खुद को एक साधारण अमीर महिला की मानसिकता का अनुभव करने दें। मुझे खतरे से डर नहीं लगता। आप जानते हैं, मैं पहले एक हत्यारा हुआ करता था। मुझे मजबूत बनने का एहसास अच्छा लगता है। जब तुम इंस्टिगेटर पोशन को पचा लो तब मेरे पास वापस आना। अगर तब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो मैं इसे तुम्हें सोने के सिक्कों में बेच सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका मुख्य घटक खुद ही ढूंढना होगा। ईव की आवाज़ कुछ अस्पष्ट थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। ताओ यू ने दूसरे पक्ष की कमज़ोर कड़ी को चुटकी बजाते हुए कहा, पहले मुझे रेसिपी दे दो ताकि मैं जाकर सामग्री इकट्ठा कर सकूं। नहीं टिल्ड, वाह टिल्ड।
ताओ यू ने पासा पलट दिया और दूसरे पक्ष को राजी करने के लिए अपनी कुछ क्षमताओं का बलिदान करने की तैयारी करने लगी। ईव के बेहोश हो जाने के बाद भी उसने समझौता करने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे ताओ यू उसकी प्रशंसा करने लगा। यह महिला निर्दयी है, वह सचमुच बहुत जिद्दी है। ... जो कुछ तुमने शुरू किया है उस पर विचार करने के बाद मेरे पास वापस आओ और फैसला करो। ईव के चले जाने से ताओ यू को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ, उसके अपने कौशल अभी भी अपर्याप्त थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने साफ साफ मुझे पिताजी कहकर पुकारा। छी। जैसे ही ताओ यू अरोरा क्लब और उस खूबसूरत महिला को ऑनलाइन आमने सामने लाने का तरीका ढूंढने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहा था, शियू ने फिर से उसके दरवाजे पर आने की पहल की। क्या हो रहा है? क्या कोई सुराग मिला है? पिछले कुछ दिनों से ह्यूग अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन गिरोह के सदस्यों को सतर्क रहने के लिए कह रही है। उनका अचानक आना किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। ह्यूग ताओ यू को देखकर थोड़ा हैरान लग रहा था। उकसाने वाले के प्रोत्साहन ने ताओ यू को और भी आकर्षक बना दिया था, जिससे ह्यूग ने नाक सिकोड़ ली। अजीब बात है, अब तुम्हारी खुशबू बेहतर लग रही है। इससे ताओ यू ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर उसने खूबसूरत महिलाओं को निशाना बनाकर उकसाने की अपनी पिछली कला का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वाह, परफ्यूम लगाना ठीक नहीं है, आखिर चल क्या रहा है? ओह, हम एक महत्वपूर्ण मुखबिर से मिलने जा रहे हैं, उसके पास कुछ जानकारी है। ह्यू इस बारे में और भी उत्साहित होती जा रही है। वह शेरिफ औषधि खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके तरीके काफ़ी अपरंपरागत हैं। ताओ यू ने मना किए बिना सिर हिलाया। हालांकि उसे सबसे महत्वपूर्ण डायरी मिल चुकी थी और वह बाकी चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करता था, फिर भी वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। वह मुखबिर एक गिरोह का सरगना था जो भिखारियों और चोरों के एक समूह को नियंत्रित करता था। ह्यू ने इसे छुपाया नहीं, उसे सुराग देने वाला मुखबिर पसंद नहीं था। डाकहोम नाम का वह मुखबिर अपने नियंत्रण में रखे भिखारियों और चोरों के प्रति क्रूर था। हालांकि ये स्वीकार करना होगा कि इस क्षेत्र में दूसरा पक्ष वास्तव में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति है। ओह, मैं समझा। शियू के माथे पर हल्की सी शिकन देखकर ताओ यू ने अनुमान लगा लिया कि उसमें क्या क्या सामग्री थी। इसके बाद वह ह्यू द्वारा किराए पर ली गई गाड़ी में सवार हो गया और फोस भी उसी गाड़ी में था। इस आलसी को बाहर निकालने में काफ़ी मेहनत लगी होगी। ह्यू की तुलना में, जिसने ताओ यू में कुछ बदलाव देखे थे, फोस स्पष्ट रूप से बहुत आलसी था। उसने केवल अभिवादन में अपना हाथ उठाया और किसी भी अतिरिक्त चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। क्या उसने आपको सीधे तौर पर जानकारी नहीं दी? उसने कहा कि उसे एक होटल में ऐसा व्यक्ति मिला है जो हमारे लक्ष्य से मिलता जुलता है, लेकिन वह हमें तभी बताएगा जब वह हमारे द्वारा दिए जाने वाले लाभों को देख लेगा। वह अपने आदमियों को हमें वहां ले जाने के लिए भेजेगा। ह्यू ने यह बात साफ साफ कह दी। उसके बगल में खड़े फोस ने कमजोर आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। ताओ यू ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि वाकई शाम होने वाली है। इस आदमी के लिए इतने लंबे समय तक जीवित रहना आसान नहीं रहा होगा। ये सब काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इंटिस में एक शानदार डिनर पर ले जाऊंगा। इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित शियू ने अपनी छाती थपथपाई और कुछ ऐसा कहा जिससे ताओ यू के चेहरे पर थोड़ा सा भाव भंगिमा गया। वीडियो बनाना बंद करो, सच में। इंटिस के व्यंजनों की बात करें तो मुझे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही प्रामाणिक है, लेकिन वह एक डांस हॉल है। अंदर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खाना बुरा नहीं है। ताओ यू ने बीच में दखल देते हुए ब्रिज डांस हॉल का जिक्र किया और कहा कि जिन जगहों पर वे खाने की तलाश कर रहे थे, उनमें से यह जगह वाकई काफ़ी आकर्षक थी। ताओ यू, जिसके पास धन की कमी नहीं है, वह अपने आप से समझौता नहीं करेगा। ओह, तो मुझे देवताओं को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। फोस ने एक निशान बनाया। वह भाप और मशीनरी के देवता में एक नौसिखिया विश्वासी थी, और इस तरह वे अपनी किराए की गाड़ी में बैठकर बैकलैंड के सबसे अव्यवस्थित पूर्वी जिले में पहुंचे और फिर डाकहोम में अपने ठहरने के स्थान पर पहुंचे। बाहर से देखने पर वह मकानों की एक कतार काफ़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। अगर कोई गिरोह का सरगना ऐसी जगह रहता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वी जिले का माहौल कितना खराब होगा। चाहे वातावरण कितना भी खराब क्यों ना हो, जब तक ये काफ़ी सस्ता है तब तक लोगों के वहाँ न रुकने का कोई डर नहीं है। खटमल, पिस्सू और इसी तरह के अन्य कीट आम बात हैं। ताओ यू लापरवाही से उन दोनों के पीछे पीछे एक दरवाजे तक गई, लेकिन उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने भौहें चढ़ा लीं। क्या वह यहाँ रहता है? यू, जो दरवाजा खटखटाने ही वाला था, उसने खटखटाते हुए कहा। सही, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बिना ताला लगा दरवाजा अपने आप खुल गया। ताओ यू ने उसे कॉलर के पीछे से पकड़कर थोड़ा पीछे खींच लिया। सावधान रहो, अंदर खून की गंध आ रही है। ताओ यू ने अंधेरे द्वार को ध्यान से देखा। मेरी इंद्रियों को दबा दिया गया था, फिर भी वे मुझे खतरे से आगाह कर रही थीं। यह एक जानलेवा खतरा है। दुनिया के नियमों का दमन थोड़ा परेशान करने वाला है।
ताओ यू ने मन ही मन आह भरी, फिर अपना सिर घुमाकर सड़क के उस पार कुछ मीटर दूर एक इमारत की ओर देखा। उसी क्षण एक व्यक्ति खिड़की के पीछे से चुपचाप देख रहा था। ये चेहरा पिछली खुफिया रिपोर्ट में दिए गए रेखाचित्र से बिल्कुल मेल खाता है। तूफान एडमिरल ज़िलिंगस। ताओ यू का ध्यान तुरंत दूसरे व्यक्ति के बाएं दस्ताने पर गया, जिसकी सतह पर धातु की परत चढ़ी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे ताओ यू के लिए इसे अनदेखा करना असंभव हो गया। इन दस्तानों के कारण उत्पन्न संकट की भावना ज़िलिंगस की स्वयं की भावना से भी अधिक प्रबल थी। भूख से तड़पना। स्टॉप। अध्याय 442। हत्यारा क्या होता है। ताओ यू की हरकतों को देखकर ह्यू और फोस ने भी एक ही समय पर उसकी ओर मुड़कर देखा। ज़िलिंगस। वे दोनों ही असाधारण व्यक्ति थे और वे उस व्यक्ति की सामान्य रूपरेखा के आधार पर उसकी पहचान निर्धारित करने में सक्षम थे। अरे कितना बड़ा नुकसान है। ताओ यू को कोई भ्रम नहीं था और उसका चेहरा गंभीर था। सीक्वेंस 6 के साथ साथ एक और भी अधिक शक्तिशाली सीलबंद कलाकृति होने और स्वयं दुनिया के नियमों द्वारा दमित होने के कारण वह अपनी वर्तमान स्थिति में इसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ है। यदि यह छुपकर किया गया हमला है तो आप अंतर्निहित समय नियंत्रण पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यदि यह आमने सामने का हमला है तो आप केवल अपने अंतर्निहित मार्बल को ही सक्रिय कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह विचित्र शक्ति एक निश्चित सीमा तक पहुंचेगी। अब मुझे दुनिया की वापस जाने की इच्छा को समझने में 1 घंटा लग जाता है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वे मुझे सटीक राशि याद दिला पाएंगे। शायद मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसका उपयोग नहीं कर लेता। जैसे ही ताओ यू की आभा बदलने लगी, वह धीरे धीरे प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थिति में प्रवेश करने और प्रतिद्वंद्वी के आने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गया ताकि वह उन्हें अद्वितीय अवरोध में खींचकर समाप्त कर सके। अचानक फोस ने उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर भाग गया। कसकर पकड़ें। फोस के चेहरे पर कुछ उदासी थी, फिर भी उसमें एक निश्चित आत्मविश्वास भी झलक रहा था। इससे ताओ यू हैरान हो गई और उसने अपनी मूल योजना को अस्थायी रूप से छोड़ दिया। आप सीक्वेंस 9 का क्या करना चाहते हैं? क्या कोई असाधारण वस्तु है? फिर फोस ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, जिससे एक कंगन दिखाई दिया और उसने एक प्राचीन हर्मेस शब्द का उच्चारण किया। दरवाजा। अगले ही पल ताओ यू को लगा जैसे कोई उसका हाथ खींच रहा हो और उसे एक अजीब दुनिया में ले जा रहा हो। इस दुनिया में सब कुछ विकृत सा लग रहा था, मानो कोई रंगीन तेल चित्रकला हो। इसमें किस तरह का मजा आता है? ये कहाँ है? क्या फोस ने अभी अभी दरवाजा कहा? ताओ यू को अनजाने में श्री मेन की याद आ गई। 2 या 3 सेकंड बाद वे तीनों एक कब्रिस्तान में फिर से प्रकट हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं अभी कितनी दूर चला। ये वास्तव में श्रीमान मेन की टेलीपोर्टेशन तकनीक थी, लेकिन ये बीच में ही एक अजीब जगह पर पहुंच गई। क्या यह इस दुनिया के लिए अनोखी है या असाधारण अध्ययन में उल्लिखित आत्माओं के लोक के लिए? ताओ यू मन ही मन सोचने लगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे मिस्टर गेट को होली ग्रेल युद्ध में घसीट सके। वे इतने करीब थे। हालांकि श्री मेन ने कहा कि उनकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास न करें। बाल बाल बच गए। हम लगभग फंस ही गए थे। ह्यू ने राहत की सांस ली और ये देखकर कि फोस के कंगन में से एक पत्थर गायब था, केवल 2 ही बचे थे, उसने क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा, मैं बहुत लापरवाह था। मैं इसकी भरपाई करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। बेवकूफ़, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोस के होंठ हल्के से मुड़े, मानो उन्हें कोई चिंता ही न हो। तब ताओ यू ने अपना सिर घुमाकर कहा, ये किस तरह की क्षमता है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने प्रतिभाशाली होगे। भाग निकलने की वह क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। श्रीमान मेन के सामान इधर उधर पहुंचाने के तरीके को देखकर ताओ यू को काफ़ी ईर्ष्या महसूस हुई। यह मिस्टर डोर का तरीका होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह किस क्रम में है, और उनका मतलब है कि वे भ्रष्ट हो गए थे और औषधि से भी इसे दबा नहीं सके। इस मार्ग पर एक यात्री के रूप में मेरी क्षमता इतनी ही है, लेकिन मुझे इससे अधिक कुछ नहीं पता। फोस ने कुछ भी नहीं छिपाया। ताओ यू के मन में भी कुछ विचार थे। हालांकि आज सोमवार है और उसे असाधारण सभा की तैयारी के लिए घर जाना होगा। आखिरकार यह उसकी पहली उपस्थिति है और वह बड़े अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता है। मैं पहले वापस जाता हूँ। आप जाकर नियोक्ता को समझा सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जोखिम का स्तर हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक है। शायद हम अभी भी किसी असाधारण अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। बैकलैंड में 3 सच्चे देवताओं को समर्पित एक गिरजाघर है, भाप और मशीनरी के देवता, रात्रि की देवी और तूफानों के स्वामी। ताओ यू वहाँ के आधिकारिक असाधारण प्राणियों की क्षमता का अनुमान लगाने का भी साहस नहीं कर सका। अगर ये दैवीय हस्तक्षेप भी होता तो ताओ यू को आश्चर्य नहीं होता। रात्रि की देवी और तूफानों के देवता का मुख्य आधार रून है। जहाँ तक भाप और मशीनरी के देवता की बात है तो इंटिस भी हैं, जिनके बारे में ताओ यू का मानना है कि उन्हें सम्राट रोसेल द्वारा किए गए किसी कार्य से लाभ हुआ होगा। शायद भाप और मशीनरी के देवता ही इस समय सबसे शक्तिशाली सच्चे देवता हैं। आखिरकार उनके पास 2 शक्तिशाली राष्ट्र उनके चरागाह के रूप में हैं।
मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आधिकारिक असाधारण व्यक्तियों के पास भी भविष्यवाणी करने के तरीके होने चाहिए। अगर हम सीधे उनकी रिपोर्ट करेंगे तो क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? या हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए? यह एक अच्छा विचार लगता है। ताओ यू ने उन दोनों को विदाई दी और स्थान व दिशा की पुष्टि करने के बाद वह जल्दी से वापस लौट गई। चूंकि उसे टेलीपोर्ट द्वारा वहां पहुंचाया गया था, इसलिए उसने अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए कोई वाहन किराए पर नहीं लिया और पूरी तरह से अपने पैरों पर ही चली। फोर्स की टेलीपोर्टेशन दूरी काफ़ी अधिक है। हालांकि ताओ यू इस असाधारण आयोजन की तैयारी के लिए घर जाने ही वाला था कि जैसे ही वह एक छोटी सी गली से होते हुए मिन्स्क स्ट्रीट में दाखिल हुआ, उसे अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। क्या मुझ पर नज़र रखी जा रही है? यह ज़िलिंगस है। मैंने इसे पहले ही याद कर लिया था जब मैं दूसरे पक्ष को यथार्थवादी संगमरमर में खींचने और उसकी आभा को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसका रूप बदल गया है, लेकिन यह वही होना चाहिए। क्या यह महज एक संयोग था, या फिर वह उस इलाके को अच्छी तरह जानता था जहां वह अक्सर जाता था? ताओ यू मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन बाहरी तौर पर वह शांत और संयमित रहा। हमने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जो इस गली के कोने में लेटा हुआ एक बेघर आदमी है। मुझे नहीं पता कि इसने अपनी अजीब सी भूख मिटाने के बाद ही अपना पेट भरा है, या फिर यह खास तौर पर मेरा यहाँ इंतजार करने के लिए खुद को बदलकर यहाँ आया है। ताओ यू ने अंतर्निहित अवरोध को तुरंत नहीं चुना, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को स्वयं और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, इसलिए यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को जगा देगा। यथार्थवादी संगमरमर की अनिश्चितता बहुत अधिक है। वह सच्चे देवता की नज़र में आने का जोखिम नहीं उठा सकता। पहले उसके पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग है। दुश्मन खुलेआम है, जबकि हम अंधेरे में छिपे हुए हैं। ताओ यू, जो अक्सर कमजोरों पर विजय प्राप्त करता है, इस संबंध में पर्याप्त अनुभव रखता है। उसने लगभग कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की और यहाँ तक कि बेघर आदमी को संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन फिर एक सहज भाव दिखाया, अपनी टोपी का किनारा नीचे किया और सीधे आगे बढ़ने की तैयारी की। हालांकि उसी क्षण उसके भीतर पागलपन की भावना उमड़ने लगी। ये बात पल भर में मेरे दिमाग में कौंध गई, मानो मुझे उन्माद में धकेलने की कोशिश कर रही हो। हालांकि ताओ यू, जिसकी आत्मा को दिव्यता द्वारा दबा दिया गया था, आसानी से खुद को शांत कर सकती थी और अपनी मूल स्थिरता बनाए रख सकती थी, भले ही वह बाहरी परतों को प्रभावित कर सकती थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ताओ यू बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वह चलते समय लड़खड़ाने भी लगा था। उसी समय अचानक कई हवा के ब्लेड दिखाई दिए और हवा को चीरते हुए एक सीटी जैसी आवाज़ पैदा की। जमीन पर पड़ा बेघर आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और ताओ यू की ओर बढ़ा। ज़िलिंगस सीक्वेंस 6 विंड का पसंदीदा पात्र है। सीक्वेंस 9 सेलर से लेकर सीक्वेंस 8 रेथफुल पीपल और फिर सीक्वेंस 7 नेविगेटर तक, ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक स्तर पर शारीरिक बनावट में कुछ न कुछ सुधार होता है। पहले ही काट दिए गए हवा के ब्लेडों के अलावा और आध्यात्मिक स्तर पर तड़पती भूख से उत्पन्न उन्माद। यह संयोजन इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी सीक्वेंस 5 के पात्र पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया जाए तो उसे भी हराया जा सकता है। हर पहलू से देखा जाए तो ज़िलिंगर का व्यापक अनुभव स्पष्ट था। ताओ यू अभी भी उन्माद की स्थिति में प्रतीत हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को हिलाकर एक पवन तलवार से खुद को बचाया, लेकिन तभी एक और पवन तलवार ने उसके कंधे पर गहरा घाव कर दिया, जिससे उसकी गर्दन लगभग कट गई थी। जैसे ही किलिंगस करीब आया, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और उसका दस्ताने वाला हाथ सीधे ताओ यू के सिर की ओर बढ़ गया। वह यात्री कहाँ है? उसके बोलने से पहले ही ताओ यू पलक झपकते ही गायब हो गया। इससे पहले कि किलिंगस को कुछ गड़बड़ का एहसास होता, एक तेज धार वाला ब्लेड उसकी छाती में घुस चुका था, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पफ्टिल्ड। ज़िलिंगस ने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को मोड़कर उस तेज धार वाले ब्लेड से खुद को बचाया। एक असाधारण प्राणी होने के नाते अपने शक्तिशाली शरीर के बल पर वह हमले को झेलने में कामयाब रहा। फिर उस बल और पवन कबीले के सदस्य की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तेजी से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। फिर भी घाव ने उसकी छाती के लगभग 1/4 हिस्से को काट दिया और खून तेजी से बहने लगा। ताओ यू, जिसने समय पर अपने अंतर्निहित नियंत्रण का उपयोग करके हमले को पूरा किया था, प्रतिद्वंद्वी के शरीर को चीरते हुए मांस की कठोरता को भी महसूस कर सकता था। ताकत में अभी भी थोड़ी कमी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले के बाद ताओ यू को भय का अनुभव हुआ। वर्तमान दुनिया से संवाद स्थापित करने के लिए जिम्मेदार विश्व की इच्छाशक्ति का यह अंतिम अवशेष ही था जिसने अंततः विलंबित रूप से अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। अंतर्निहित समय नियंत्रण का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, कम से कम यहाँ तो नहीं। सौभाग्य से प्रहार इतना शक्तिशाली था कि यद्यपि इससे उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ज़िलिंगस को गंभीर आघात और सदमा लगा। घायल होने के बाद उसने अपने पैरों से जमीन को हल्के से छुआ और तेजी से उड़ गया, अपने चारों ओर खून के धब्बे छोड़ गया। सौभाग्य से यह आदमी काया है।
ताओ यू ने आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपना सिर झुकाकर तेजी से वापस चला गया और खून से सना खंजर मुर्दाघर में फेंक दिया। ज़िलिंगस के खून के साथ, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं बाद में असाधारण सभा में इस बारे में पूछूंगा। महज एक ज़िलिंगस के लिए इतना जोखिम उठाना उचित नहीं है। इस दुनिया से इत्र शक्तियाँ अंततः एक छिपा हुआ खतरा हैं। मेरी मूल प्रणाली इस दुनिया में कब एकीकृत हो पाएगी? मुझे उकसाने वाले को जल्दी से परख कर 7वें चरण में प्रवेश करना होगा। इस तरह मुझे अपनी प्रतिभा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस किलिंगस से सीधे मुकाबला कर पाऊंगा। स्टॉप। अध्याय 443 टैरो मीटिंग। दोपहर 3 बजे आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो चुके ताओ यू ने धूसर धुंध से भरे स्थान में प्रवेश किया और प्राचीन हॉल में लौट आए। उन्होंने पाया कि इस बार हॉल में कई और लोग मौजूद थे। वहां बिखरे हुए कुछ लोगों को देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरी उम्मीद से कम। मिस्टर फूल और खुद को मिलाकर उनमें से केवल 5 ही हैं। हालांकि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी गुणवत्ता में निहित होता है, न कि उसकी मात्रा में। कोई भी जान चलेगी। ताओ यू चुपचाप सबका अवलोकन कर रहा था। उन्होंने भी नए आने वाले व्यक्ति को जरूर देखा होगा। सभी को नमस्कार। क्या हमारे परिवार में एक नया सदस्य फिर से शामिल हुआ है? मिस जस्टिस ने हल्के स्वर में कहा और ताओ यू की ओर देखा, जो देखने में बहुत खुश लग रही थी। ऑड्रे को टैरोट सोसाइटी के विकास पर स्वामित्व की प्रबल भावना है। यह नया सदस्य है डेस्टिनी। मूर्ख ने संक्षिप्त परिचय दिया और फिर न्यायाधीश ने एक सचिव की तरह काम करते हुए विवरण प्रस्तुत किए। नमस्कार भाग्य के स्वामी, मैं न्याय का स्वामी हूँ। ये फांसी पर लटका हुआ व्यक्ति है और यह सूर्य का स्वामी है। मिस जस्टिस की हंसमुख आवाज सुनकर ताओ यू को थोड़ा सुकून मिला। क्योंकि वह नया था, उसने बस सिर हिलाया और कहा, नमस्ते। इसी बीच ऑड्रे भी अपनी दर्शक क्षमता का उपयोग करते हुए ताओ यू का अवलोकन कर रही थी और मन ही मन विचार कर रही थी। एक बेहद शांत स्वभाव का सदस्य, बिना किसी झिझक के इस अद्भुत वातावरण के लिए अत्यधिक अनुकूल, जो लोगों को बहुत भरोसेमंद होने का एहसास दिलाता है। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति अल्जर ने भी ताओ यू को पैनी नजरों से देखा। उन्हें वास्तव में टैरो क्लब के सदस्यों की इतनी तेजी से वृद्धि की उम्मीद नहीं थी। हालांकि किलिंगस को एक कार्य सौंपने के कारण उन्होंने पाया कि अधिक सदस्य और अधिक ऊर्जा होना कभी कभी बहुत सुविधाजनक होता है। कम से कम इससे एक अतिरिक्त माध्यम तो मिल ही जाता है। मुझे बस इतना नहीं पता कि असाधारण दुनिया में यह नवागंतुक किस स्तर पर है और क्या उनकी भूमिका मेरी भूमिका के साथ मेल खाएगी। संघ की बात करें तो वह एक नया खिलाड़ी है जिसने पिछली बार ही प्रवेश किया है। वह हर चीज़ से अनजान लगता है, लेकिन उसे कई राज पता हैं। वह एक ऐसी जगह से आया है जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। समूह का परिचय देने के बाद मिस जस्टिस ऑड्रे ने पहले व्यक्ति यानी मूर्ख की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्रीमान मूर्ख, क्या आपके सेवक को मुआवजे के रूप में 300 सोने के पाउंड प्राप्त हुए हैं? ताओ यू, जिनका मूल उद्देश्य अधिक अवलोकन करना और कम बोलना था, उद्घाटन समारोह में ये खबर सुनकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। मिस्टर फूल को 300 सोने के पाउंड जैसी तुच्छ चीज़ की परवाह क्यों होगी? क्या चल रहा है? 10 लाख सोने के सिक्के हाथ में लिए ताओ यू को एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या मूर्ख का कोई पसंदीदा व्यक्ति था? जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, लेकिन सिर्फ 300 सोने के सिक्के। सौभाग्यवश बाद में मूर्ख के शब्दों ने ताओ यू के मूल विचार को गलत साबित कर दिया। मैंने इतनी छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने दोबारा मदद नहीं मांगी, इसलिए मुझे मदद मिल ही गई होगी। किसी का प्रार्थना करना या मनोकामना मांगना सामान्य बात है। 300 सोने के पाउंड की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यह मूर्ख काफ़ी व्यवहारिक है, या यूं कहें कि इस मूर्ख की शक्तियां फिलहाल उतनी मजबूत नहीं हैं। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि वह इस तथ्य के आधार पर एक निश्चित निर्णय ले सकता है कि वहां केवल कुछ ही लोग मौजूद थे और उसे शुरुआती सदस्यों में से एक माना जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। मिस जस्टिस बहुत खुश लग रही थीं और उनके हंसमुख स्वभाव ने ताओ यू को प्रभावित किया, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। फिर उसे फांसी पर लटकाए गए आदमी से यह कहते हुए देखा गया, द हैंडमैन को ज़िलिंगस के बारे में एक सुराग मिला है। हम ज़िलिंगस? ताओ यू थोड़ी हैरान रह गई। क्या ये वही नहीं था जिसे उसने अभी अभी टक्कर मारी थी? कहाँ है वह? फांसी पर लटका हुआ व्यक्ति भी थोड़ा हैरान लग रहा था। दुर्भाग्यवश उसे हमारी जांच का पता चल गया और उसने जांचकर्ता की हत्या कर दी। पिछला स्थान बैकलैंड के पूर्वी जिले में था। ऑड्रे के अगले शब्दों ने ताओ यू को तुरंत यह एहसास दिला दिया कि वह उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वह तो वही थी, वह कुलीन युवती जो पिछली बार मिस्टर ए की पार्टी में उनके साथ शामिल हुई थी। श्रोताओं तक पहुंचने का तरीका। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने एक अतिरिक्त नुस्खा खरीदा। शायद उसे यहाँ दर्शकों को लुभाने वाला जादू मिल गया था, इसलिए वह औपचारिकता पूरी करना चाहती थी। तो क्या ये सिर्फ सीक्वेंस 9 है? ताओ यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। निचले दर्जे के लोगों से बातचीत करना अधिक सौहार्दपूर्ण होता, लेकिन इससे वह एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने का मौका खो रही थी।
लेकिन फिर उसने मिस्टर फूल की तरफ देखा। सौभाग्य से यहाँ अभी भी एक बड़ा मोटा पैर मौजूद था। शायद उसने जानबूझकर सभाओं को अलग अलग कर रखा था, उच्च वर्ग के लोगों को एक मेज पर और बच्चों को दूसरी मेज पर। जब ताओ यू सोच विचार कर रहा था, तब श्री हैंडमैन ने प्रार्थना की कि वह महत्वपूर्ण क्षण में श्री फूल को प्रगति की रिपोर्ट दे सके। अपनी बात समाप्त करने के बाद और मिस्टर फूल की अनुमति मिलने के बाद ताओ यू ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, अच्छा, अगर आप जिस जिलिंगस की बात कर रहे हैं वह तूफान एडमिरल है, तो शायद मेरे पास उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। ताओ यू के शब्दों ने न्याय, ऑड्रे और फांसी पर लटका हुआ आदमी अल्जर दोनों को चौंका दिया। क्या आपको इस नए सदस्य की बुद्धिमत्ता की उम्मीद नहीं थी? क्या बैकलैंड में सही है? आज ही उसने मुझ पर हमला किया और उसे मामूली चोट आई। मेरे हाथों पर उसका थोड़ा खून लगा है, लेकिन मुझे भविष्य बताने का ज्ञान नहीं है। ताओ यू के शब्दों से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मिस्टर फूल के कोई टिप्पणी न करने के अलावा जस्टिस, द सन और द हैंडमैन सभी काफी आश्चर्यचकित थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिलिंगस एक सीक्वेंस 6 है और क्रोलिंग हंगर के साथ वह बेहद परेशानी पैदा करने वाला है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को सीधे तौर पर घायल करने और खून के धब्बे छोड़ने के लिए उन्हें कितना मजबूत होना चाहिए? मैं आपकी मदद कैसे मांग सकता हूँ? मैं भी बैकलैंड पहुँचने ही वाला हूँ। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति अल्जर ने अपनी यात्रा का खुलासा किया। मेरी क्षमताएं अभी भी सीमित हैं। मैं उसे केवल सीमित उपयोग वाली वस्तुओं से ही घायल कर सका और मैं केवल थोड़ी सी ही सहायता प्रदान कर सकता हूँ। यदि आप मुझे आध्यात्मिक समाज और चुड़ैलों के गिरजाघर के बारे में कुछ जानकारी दे सकें, तो यदि आप बैकलैंड पहुंचने वाले हों तो मैं आपको उसका रखभेद करने में प्रसन्न होऊंगा। ताओ यू ने अपनी आवश्यकताओं को बताने का अवसर लिया। इंस्टिगेटर को पचाने के बाद आपको सीक्वेंस 7 पोषण बनाने की विधि मिल जाएगी। सीक्वेंस 6 और उससे ऊपर के व्यंजनों को प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं है, और ताओ यू को नहीं लगता कि मिस्टर फूल के अलावा किसी और के पास उन्हें प्राप्त करने की क्षमता है। फिलहाल तो वे सब कमजोर हैं, बच्चों की तरह, लेकिन प्रासंगिक जानकारी के मामले में ये कुछ सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ये कम से कम फोर्स और ह्यू से तो कहीं अधिक है। वे दो असाधारण और अप्रत्याशित व्यक्ति थे। मुझे कुछ जानकारी पता है, शायद बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन ये कुछ संदर्भ प्रदान कर सकती है। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति अल्जर ने तुरंत बोलना शुरू किया। गनोस्टिक संप्रदायों में सबसे आम मार्ग शिष्य और हत्यारे हैं, जिनकी उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। उनके मार्गों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 4वीं शताब्दी में ट्यूडर राजवंश के अब्राहमिक परिवार से संबंधित हो सकते हैं, या शायद किसी जादूगरनी पंथ से। वह इसे ताओ यू से कहीं बेहतर समझता था, और जब उसने अब्राहम नाम सुना तो ताओ यू चौंक गया। क्या ये श्रीमान मेन का उपनाम नहीं था? वास्तव में, और वह सचमुच प्रशिक्षुता कार्यक्रम में था। इसकी क्षमताओं को देखते हुए संभवतः इसका बहुत उच्च स्थान है, लेकिन ये भ्रष्ट हो चुका है। चुड़ैल पंथ आदिम चुड़ैल की पूजा करता है, और क्योंकि वे आदिम चुड़ैल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उच्च पदस्थ लोग सभी महिलाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि चौथे युग में उन्हें चुड़ैल परिवार कहा जाता था, और वे अपने बच्चों के पिताओं को मार डालते थे और नर शिशुओं को त्याग देते थे। ये सुनकर ताओ यू भी हैरान रह गई। क्या सभी उच्च अधिकारी महिलाएं थीं? फिर उसे अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की याद आ गई। क्या सच में पुरुषों के लिए ये रास्ता अपनाना बहुत मुश्किल होता है? शायद इसीलिए उसका पहले ऐसा रवैया था। तो आपको सिर्फ अपनी ही चिंता थी। हालांकि यह उतना चरम नहीं होना चाहिए जितना कि दूसरे पक्ष ने बताया है, अन्यथा वे मुझे अपने कार्यक्रम में भर्ती नहीं करते। इससे ताओ यू को राहत मिली, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे मानसिक प्रतिरक्षा प्राप्त थी। इसके अलावा जादू टोना करने वाले पंथ का उद्देश्य तबाही फैलाना है, जो किसी भी प्रमुख चर्च को पसंद नहीं है। ये सुनकर ताओ यू ने सिर हिलाया। दरअसल आपदाएं फैलाना उसके जन्मजात राक्षसी शरीर और दाव हृदय दानव बीज तकनीक के अनुरूप था। एक बार जब वह इन तकनीकों में महारत हासिल कर लेगा, तो निश्चित रूप से उसे महत्वपूर्ण लाभ होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि वह आदिम चुड़ैल इस मार्ग का पहला चरण है या दूसरा चरण, लेकिन वह शायद एक सच्चे देवता से बहुत कमजोर नहीं है। ताओ यू जब सोच विचार कर रहा था, तभी मिस्टर फूल ने धीरे से हंस दिया। शायद ये बात नहीं है कि नवजात लड़कों को त्याग दिया जा रहा है, बल्कि यह है कि परिवार के पुरुष सदस्य जादूगर बन जाएंगे। वह भले ही मजाक कर रहा था, लेकिन किसी ने भी इसे सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं लिया। ताओ यू, जो अब तक शांत और संयमित था, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। परिवर्तन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वाकई ऐसी डरावनी चीजें होती हैं? तो क्या परिचयात्मक औषधि का नाम असैसिन है? क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है? घबराओ मत, मेरे पास दिव्य शक्ति है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर सच में ऐसी नौबत आई तो हम इसे बलपूर्वक अलग कर सकते हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
ताओ यू को अपनी दैवीय स्थिति पर पूरा भरोसा था और वह खुद को लगातार आश्वस्त करता रहता था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद ईव का ख्याल उसके मन में आया, जिसके साथ उसने स्नेहपूर्ण संबंध साझा किए थे। ये तो पागलपन है, लेकिन खूबसूरत होने का मतलब यह नहीं है कि आपका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि हमारी शादी होने वाली है, इसलिए दूसरे व्यक्ति के अतीत पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? ताओ यू ने खुद को केवल यही दिलासा दिया कि आखिरकार केवल कुछ ही चीज़ें बदली थीं और अधिकांश चीज़ें अभी भी मूल रूप में थीं, बस यही बात होगी। स्टॉप। अध्याय 444 ईमानदार उकसावा। ताओ यू ने किसी भी असामान्य बात का कोई संकेत नहीं दिखाया और साथ ही वह अपनी विधि का खुलासा करने के लिए भी तैयार नहीं था। ठीक है, अगर मैं सचमुच पकड़ा गया तो मैं अपने भेष बदलने के कौशल का इस्तेमाल करके अपना रूप थोड़ा नरम कर लूँगा। रूप में बस थोड़ा सा बदलाव होगा, बस इतना काफ़ी है कि मैं अपने किरदार में सही दिखूं। आखिरकार दूसरों से बातें छुपाना आसान है, लेकिन ईव से नहीं। उसे गनोस्टिक सोसाइटी और विच चर्च के साथ विश्वासघात करने के लिए उकसाओ। ताओ यू का दिमाग तरह तरह के अजीबोगरीब विचारों से भरा हुआ था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह शांत दिखे और बोले, जानकारी के लिए धन्यवाद श्रीमान मूर्ख और श्रीमान फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति। मैं श्रीमान फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति को जिलिंगस का खून दे सकता हूँ। आप लोग भंडारण स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फांसी पर लटका हुआ आदमी भी बहुत खुश था। उसे खुद तो भविष्यवाणी करना नहीं आता था, लेकिन आखिर वह तूफानों के चर्च का सदस्य था। आवश्यकता पड़ने पर यह रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर वह पीछे मुड़ा और आदरपूर्वक उस मूर्ख को संबोधित किया। मुझे जल्द ही सम्राट रोसेल की डायरियों का एक जत्था प्राप्त होगा, जिसे मैं अगली सभा में आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू कर सकता हूँ। मिस्टर फूल इससे काफ़ी प्रसन्न प्रतीत हुए और उन्होंने थोड़ी खुशी के साथ कहा, बहुत अच्छा। ताओ यू किनारे से बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। मैं भी देखना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर अगर वह मूर्ख चीनी अक्षरों को पहचान लेता तो किसी को शक नहीं होता, लेकिन इससे मेरी तरफ से बहुत सारी जानकारी उजागर हो जाती। कोशिश करें कि आप उससे ये जानकारी अनायास ही प्राप्त कर लें, आदर्श रूप से तब जब वह आपसे इसके लिए पूछे। हाँ, अगर वह जिलिंगस से निपटने में मुझसे मदद मांगे तो मैं अपनी डायरी के बदले में कुछ सहायता प्रदान कर सकता हूँ। इसके बाद सभा में सामान्य बातचीत शुरू हो गई, जिसमें मिस जस्टिस ने किसी प्रकार के इंद्रधनुषी छिपकली ड्रैगन से प्राप्त संपूर्ण पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में चर्चा की, संभवतः किसी जादुई औषधि के लिए एक घटक के रूप में। पिछली बार उसे सीक्वेंस 8 की औषधि नहीं मिली थी, तो क्या उसे टैरो गैदरिंग में वह मिल गई, या सीक्वेंस 8 प्राप्त करना महज एक औपचारिकता थी? इसी क्षण ताओ यू ने भी सूर्य के उत्तर को ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लिया। मैंने इस तरह के जीव को केवल पाठ्यपुस्तकों में ही देखा है। क्या असाधारण जीवों पर भी पाठ्यपुस्तकें होती हैं? ये सूर्य बहुत पुराना नहीं लगता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अंत में फांसी पर लटकाए गए अल्जर ने सामग्री प्राप्त करने में मदद करने पर सहमति जताई। एक बार जब मैं उकसाने वाले को पचा लूंगा तो मुझे सीक्वेंस 7 की औषधियों के लिए सामग्री का एक और स्रोत मिल जाएगा। हालांकि ताओ यू ने अल्जर के लहजे में एक महत्वपूर्ण बात को तुरंत पहचान लिया, ये प्राणी विलुप्त होने की कगार पर था। लेकिन अब से दर्शकों के करियर में आगे बढ़ने में असमर्थ होने को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। विकल्प तो निश्चित रूप से मौजूद होंगे, लेकिन अल्जर ने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। ताओ यू इसे सोने के सिक्कों से खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने फिलहाल खुद को रोक लिया, क्योंकि यह कोई गंभीर मामला नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया। शायद ये द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, ऊर्जा गायब नहीं होती, ये बस किसी दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। ... ताओ यू का पहला टैरो सत्र बहुत ही सहजता से संपन्न हुआ। बाद में उसे पता चला कि श्री सन सिल्वर सिटी नामक स्थान से आए थे और वहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया से संबंधित नहीं है। वह सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक किसी चीज़ में विश्वास करते थे, जो वर्तमान सच्चे ईश्वर से कहीं अधिक उच्च दर्जे का प्रतीत होता था। इसके अलावा श्री फूल ने श्री सन से उनकी प्रार्थना विधि के बारे में विस्तार से पूछा। ताओ यू के विचार में यह संभव है कि मूर्ख वास्तव में उस शक्ति और अधिकार की तलाश कर रहा हो जिसे वह खो चुका है, ठीक उसी तरह जैसे उसने सम्राट रोसेल की डायरी एकत्र करना शुरू किया था। ताओ यू ध्यान से सुन रहा था, ये सोचकर कि उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता कब पड़ सकती है। अभी तो मैं शायद टैरो क्लब में बच्चों की मेज पर उनके साथ ही बैठी हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने कौशल में सुधार करने की ज़रूरत है और सूर्य प्रार्थना अनुष्ठान में कुछ संभावनाएं दिखती हैं। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि जादू के बारे में अपनी वर्तमान समझ और संचित ज्ञान के साथ उसे समान मामलों से निष्कर्ष निकालकर संबंधित अनुष्ठानों की नकल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सूर्य के वर्णन को सुनने के बाद मन में कुछ अद्भुत विचार आए। टैरो कार्ड सेशन से लौटने के बाद मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने घर को सजाना शुरू कर दिया।
मेरी अपनी शक्ति इस दुनिया के अनुकूल नहीं है और आसानी से पहचानी जा सकती है, लेकिन दुनिया की इच्छा की अवशिष्ट जानकारी के अनुसार मैं इस दुनिया की शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे इसमें एकीकृत हो सकता हूँ। तो इसी प्रकार यदि मैं इस संसार के तरीके से संबंधित शक्ति के लिए प्रार्थना करूं, तो मैं शुद्धिकरण की एक परत पूरी कर पाऊंगा। मेरे पास स्वयं उच्च कोटि की दिव्यता है, इसलिए कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे निर्धारित दिशा के प्रति सावधान रहना चाहिए और ग्रह के बाहर की किसी भी चीज से संपर्क करने से बचना चाहिए। समारोह की सारी व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद ताओ यू ने अपनी परीक्षा शुरू की। मेरे अपने नाम से वे अग्रणी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, ताओ यू को कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ और फिर उसने उसे आजमा कर देखा। एक बेलगाम हत्यारा, सर्वोच्च दिव्य स्वामी, सामने से जबरदस्ती जोड़े जाने के कारण ताओ यू को अंतिम 2 वाक्य पढ़ने के बाद एक तरह की प्रतिक्रिया का भी एहसास हुआ। ये काम करता है। थोड़ा प्रसन्न महसूस करते हुए ताओ यू ने अपनी अंतर्निहित सुरक्षा कवच से मुट्ठी भर काली मिट्टी अपने शरीर में भरकर खुद को आशीर्वाद देने का प्रयास किया। अगर कोई और इस तरह प्रार्थना करता तो बिना किसी चेतावनी के मुट्ठी भर काली मिट्टी लगने पर शायद वह पागल हो जाता, लेकिन ताओ यू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी जन्मजात राक्षसी शारीरिक क्षमता की मदद से उसने तुरंत अपने पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस किया। ये शरीर को मजबूत कर सकता है और छाया शक्ति में परिवर्तित भी हो सकता है, या यहाँ तक कि दूषित और भस्म भी कर सकता है। हालांकि ये संभवतः सीमित समय के लिए ही प्रभावी है। मेरा अनुमान है कि यह 1 घंटे के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप प्रार्थना दोहरा सकते हैं। ताओ यू ने सरसरी नजर डाली और बदलाव से काफी संतुष्ट हुआ। हालांकि उससे एक खतरनाक आभा निकलती थी, लेकिन वह एक अच्छा इंसान नहीं लगता था। इस द्वार की शक्ति केवल असाधारण स्तर के लोगों का ध्यान और शत्रुता आकर्षित करेगी, संभवतः किसी दुष्ट शक्ति के अनुयायियों के समान। पिछली समय नियंत्रण शक्ति के विपरीत, जो एक बहुत ही पारंपरिक शक्ति है, इसका अत्यधिक उपयोग उच्च पदस्थ व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस दुनिया में कई बुरी ताकतें मौजूद हैं और मुझे मूल रूप से एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। एक बाहरी व्यक्ति से लेकर स्थानीय गुंडे तक। एक विचार के साथ ताओ यू ने खुद को पूरी तरह से काली छाया की एक परत से ढक लिया और डिटेक्टिव कॉनन में छायादार पात्रों के समान शैली में रूपांतरित हो गया। अब मुझे कौन पहचान सकता है? एक नया उपनाम बनाया गया है। अगर हमारी मुलाकात फिर से जिलिंगस से हुई तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह जिंदा वापस न आए। ताओ यू ने धीरे धीरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त काली मिट्टी को वापस अद्वितीय अवरोध में भर दिया। क्योंकि क्षेत्र अवरोध के भीतर आरक्षित मात्रा इसकी स्वयं की जादुई शक्ति से 10 गुना अधिक है, इसलिए भले ही वह केवल एक अंश को अवशोषित करे और अस्थायी रूप से शक्ति बढ़ाए, ताओ यू को लगता है कि वह अपनी चरम अवस्था में सामान्य स्थिति से बहुत खराब नहीं है। ये बिल्कुल अलग शैली है। समस्या सिर्फ इतनी है कि अशुभ भावना बहुत प्रबल है, और एक ऐसी दुनिया में जहां दुष्ट देवता वास्तव में मौजूद हैं, यह आसानी से कुछ अनावश्यक गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। भले ही आप हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हों, फिर भी लोग आपको दुष्ट देवताओं का अनुयायी समझ सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग कब करना है, इस बारे में सावधान रहें और पहले से तैयारी कर लें। जरूरत पड़ने पर पहले से प्रार्थना करना ठीक है, और प्रार्थना करने के बाद आप सीधे अपने ईथर शरीर को दिव्यता से भर सकते हैं और जादू टोना या इसी तरह की चीज़ों को रोकने के लिए सतह को ढक सकते हैं। इससे मुसीबत से निपटने का एक और तरीका मिल जाता है, लेकिन फिर भी हत्यारे का रास्ता आदिम चुड़ैल से मेल खाता है जो तबाही फैलाती है, इसलिए ये शुरू से ही कभी साफ सुथरा रास्ता नहीं रहा है। ताओ यू एक पल के लिए अवाक रह गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपवित्र हो गया हूँ? लेकिन अब मेरे लिए इस औषधि को पचाने का बिल्कुल सही समय है। ये देखते हुए कि उसकी शक्ति को ठीक से शुद्ध नहीं किया गया था और इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता था, ताओ यू निश्चित रूप से इतना बेलगाम होने का साहस नहीं करता। लेकिन अब शायद हम इसे आजमा कर देख सकते हैं। सबसे पहले उसने जिलिंगस के खून से सने घाव को फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के साथ तय किए गए निर्धारित सराय में रख दिया। इसके बाद ताओ यू उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां श्री ए ने पहले सभा की थी। मुझे मिस्टर ए की ताकत के बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन चूंकि वह हीव के पूर्व बॉस को मारने में सक्षम थे, इसलिए उनकी ताकत सीक्वेंस 5 के आसपास होनी चाहिए। पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने जो संकट का माहौल महसूस किया था, उसे देखते हुए प्रार्थना करने के बाद मैं निश्चित रूप से उन्हें चुनौती देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरा उसे हराने का कोई इरादा नहीं है, बस स्थिति का जायजा लेना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति भी है जिसे दिन का उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है। ताओ यू ने अपना रूप बदला और एक नया भेष धारण किया। जिलिंगस सीक्वेंस 6, जिसमें मिस्टर ए की क्रॉलिंग हंगर से मिलती जुलती कोई चीज़ है। कुछ हद तक इसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि वह आशीर्वाद नहीं दे सकता तो ताओ यू स्वाभाविक रूप से यथासंभव दूर रहेगा और किसी भी प्रकार के संपर्क से बचेगा। लेकिन अब भी वह स्थिति का जायजा लेने में पूरी तरह से आश्वस्त हैं।
अगर दूसरा पक्ष पिछली बार जैसा ही रवैया अपनाता है तो कोई समस्या नहीं है। अगर उनके पास कोई मजबूत हथियार होता तो वे मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। यह इस हद तक नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी ही आंतरिक बाधा को जबरदस्ती दूर करना पड़े। अगर हम एक कदम पीछे हटकर सबसे बुरे हालात की कल्पना भी कर लें, तब भी मेरी 10 लाख से अधिक इच्छाएं हैं। लेकिन उकसाने का काम शब्दों से ही होना चाहिए, है ना? मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? ताओ यू उस गली में पहुंची जहां श्री ए की सभा हो रही थी और वह कुछ हद तक अवाक रह गई। लेकिन उसे छोड़ो, अपने हाथों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुविधाजनक है। कुछ साधारण सामग्रियां निकालकर और एक साधारण आध्यात्मिक दीवार बनाकर एक प्रारंभिक अनुष्ठान करने के बाद ताओ यू ने तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं इसे अपने नाम से करता हूँ, वे अग्रणी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं। ताओ यू ने अपनी 3 भागों वाली प्रार्थना पूरी करने के बाद अपने शरीर में मुट्ठी भर काली मिट्टी भर ली। जैसे ही ताओ यू अंधेरे में गिर गई, वह पूरी तरह से एक छोटी काली आकृति में बदल गई। एक दुष्ट, अशुभ और भ्रष्ट आभा तुरंत फैल गई। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ नाजुक आध्यात्मिक दीवार चकनाचूर हो गई, मानो हवा का एक शक्तिशाली झोंका उठा हो। इससे पहले कि ताओ यू को अंदर जाने की जरूरत पड़ती, खिड़की के अंधेरे से एक काली आकृति तेजी से बाहर निकली, जिससे मिस्टर ए का ठिकाना पता चल गया। ताओ यू ने भी पहली बार श्री ए का चेहरा देखा। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी परछाइयों का अच्छा उपयोग करता है। ताओ यू द्वारा इस आभा और दुर्भावना का प्रदर्शन करने के बाद दूसरे पक्ष ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? इससे ताओ यू को लगा कि दूसरा पक्ष मूर्ख है। चूंकि दूसरा पक्ष भी छाया तकनीकों में निपुण था, इसलिए ताओ यू, जो पहले ही एक छोटी काली आकृति में परिवर्तित हो चुका था, ने तुरंत उग्र स्वर में कहा, चलिए देखते हैं कि आप मिस्टर ए की उपाधि के योग्य हैं या नहीं। अगले ही क्षण ताओ यू के शरीर से एक और भी अधिक दुष्ट और अशुभ काली छाया निकली, जिसने विपरीत दिशा में श्री ए को घेर लिया। ताओ यू के हमले को देखकर श्री ए ने अपनी परछाई का इस्तेमाल करके अपना बचाव किया और साथ ही साथ किसी और रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे ताओ यू को आसपास के वातावरण में कुछ अशुभ सा आभास हुआ। हालांकि वह परछाई से घिरा हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई उसके शरीर को नष्ट कर रही हो। हालांकि जीवन भर के लिए एक प्रमाण पत्र होने के कारण वह इस तरह की क्षमता के कमजोर होने से नहीं डरता है। गली में फैली परछाइयां राक्षसों के एक अव्यवस्थित नृत्य की तरह लग रही थीं, जिनमें से हर तरह के हाथ मिस्टर ए को पकड़ने के लिए बाहर निकल रहे थे। परछाई के हेरफेर में माहिर होने के नाते श्री ए बड़ी मुश्किल से ही अपना बचाव कर पाए। श्री ए ने पर्याप्त संख्या में परछाइयों को नियंत्रित किया, जो शुरू में ताओ यू द्वारा नियंत्रित परछाइयों की तुलना में कहीं अधिक घनी प्रतीत होती थीं। हालांकि जब दोनों पक्ष आपस में टकराते हैं तो वे अक्सर दूसरे पक्ष की छाया में समा जाते हैं और उसके सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ताओ यू ने उकसाने की शक्ति को सक्रिय कर दिया और काली मिट्टी तथा अपने जन्मजात राक्षसी शरीर से सशक्त होकर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बोला, हाँ, तो तुम्हारी शक्ति कोई खास नहीं है। तुमने दिव्य दूत होने का दर्जा कैसे हासिल किया? इसमें कोई हैरानी नहीं कि सफलता पाने के लिए तुम्हें किसी चुड़ैल के साथ सहयोग करना पड़ा। तुम पर शर्म आती है। ताओ यू को उनके सहयोग की बारीकियों का पता नहीं था, लेकिन ईव के रवैये को देखकर यह स्पष्ट था कि निश्चित रूप से कुछ सहयोग था, और यह एक दोहरा अर्थ वाला व्यंग्य भी था जो उस चुड़ैल की आत्मा का उपयोग करने की उसकी क्षमता का मजाक उड़ा रहा था। खैर, ये तो बस एक शक्ति परीक्षण था, जिससे भविष्य की गतिविधियों में हमारी स्थिति का निर्धारण करने और हमारे वर्तमान स्तर को स्पष्ट करने में मदद मिली। उकसाना तो बस एक आकस्मिक परिणाम था, लेकिन उस क्षण ऐसा लगा जैसे उकसाने का असर हो गया हो। जो वाक्य शुरू में साधारण सा लग रहा था, उसने तुरंत श्री ए की भावनाओं को झकझोर दिया और उन्हें उत्तेजित कर दिया। जैसे ही ताओ यू की परछाई नाकाबंदी तोड़कर मिस्टर ए को पकड़ने ही वाली थी, तभी अचानक उन्होंने ताओ यू की ओर एक सोने का सिक्का उछाल दिया। अगले ही क्षण ताओ यू की पहले से अजेय लगने वाली परछाई काफी कमजोर हो गई और वह तुरंत प्रतिद्वंद्वी की परछाई के साथ रुक गई। इससे ताओ यू थोड़ा हैरान हो गया। क्या बकवास है? इस अवसर का फायदा उठाते हुए ताओ यू को अचानक बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि श्री ए ने अपने चेहरे पर थोड़ी कट्टरता के साथ प्रार्थना का इशारा किया। इससे ताओ यू ने अपना हमला तुरंत रोक दिया और वह तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। प्रार्थना की मुद्रा में बैठे श्री ए एक पल के लिए झिझके, फिर जल्दी से घर लौट आए। उसके बाद तहखाने में गए, जहां वे एक उल्टी मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगे, मानो दैवीय मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हों। ... दूसरी ओर ताओ यू ने भी अंधेरे से बचने के लिए एक एकांत स्थान ढूंढकर राहत की सांस ली। क्या तुम पागल हो? क्या वह किसी दुष्ट देवता की पूजा नहीं करता? उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बैकलैंड है। ताओ यू के चेहरे पर कुछ हैरानी और अनिश्चितता के भाव थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि सृष्टिकर्ता सचमुच बहुत शक्तिशाली है और सच्चे देवताओं से नहीं डरता, या फिर पूरी अरोरा सोसाइटी सचमुच पागल है, या शायद दोनों ही बातें सच हों।
लेकिन हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, वह परछाइयों से खेलता है, तो चलिए अब स्थिति को पलट देते हैं। ताओ यू मुड़ा और ब्रीज डांस हॉल की ओर चल पड़ा। ऐसी संदिग्ध ताकतों का फायदा उठाना सुविधाजनक होता है, क्योंकि भले ही आपको ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो आपकी क्षमता से परे हों, वे हिचकिचाएंगे नहीं। ईव को करारा प्रहार करो और बाकी चुड़ैलों को मार डालो। आज मैं अस्थायी रूप से सच्चे सृष्टिकर्ता में विश्वास करता हूँ। अमिताभ स्टॉप। अध्याय 445 एक के बाद एक। क्वीन बैकलैंड रईसों और शीर्ष व्यापारियों का पसंदीदा क्षेत्र है और यह पूरे बैकलैंड में सबसे सुरक्षित मुख्य क्षेत्र भी है। हालांकि सबसे सुरक्षित स्थानों में भी अक्सर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां किसी चीज की नजर नहीं पड़ती। एक भव्य आंगन में एक साधारण सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर महिला ने लापरवाही से अपने बालों को बांध रखा था, जिससे उसके नाजुक कान और लंबी गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। उनमें पवित्रता और गरिमा का भाव भी झलकता था। उसके सामने ईव खड़ी थी, जिसकी सुंदरता उससे कम नहीं थी, लेकिन जो उससे भी कहीं अधिक आकर्षक थी। बुरा नहीं, तुम औषधियों को बहुत जल्दी पचा लेते हो। तुम ऐसा कैसे करते हो? पेनाटिया ने सुस्त स्वर में प्रशंसा की। मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपके लिए सीक्वेंस 5 पोषण बनाने की मुख्य सामग्री के लिए आवेदन करूंगा। मैंने आपको नुस्खा पहले ही दे दिया है, लेकिन आपने सुना होगा कि हमारी स्थिति में सीक्वेंस जितना ऊंचा होगा, नियंत्रण खोना उतना ही आसान होगा। उस महिला की बातों से ईव ने भारी मन से सिर हिलाया। समझा, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक नए व्यक्ति को काम पर रखा है और उनकी तरक्की काफी तेज है। पेनाटिया की बातें सुनकर ईव एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से जवाब दिया। हाँ, वह पहले एक हत्यारा हुआ करता था। वह हथियारों के लिए बने पे को बहुत जल्दी पचा लेता है और पहले से ही 8वें क्रम पर है। हे, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि मैं उस उकसाने वाले को पूरी तरह से पचा लूं, मैं उसे यहाँ खेलने के लिए लाऊंगा और उसे खुद देख लूंगा। पेनाटिया को मानो कोई अद्भुत विचार आया हो और उसके होठों पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। अच्छा, ईव अपने बॉस की बात न मानने की हिम्मत नहीं कर पाए। देखने में वह भले ही प्यारी लगे, लेकिन जब वह कोई कदम उठाती है तो बेहद निर्दयी हो जाती है। तभी अचानक कोई व्यक्ति पास आया और सूचना दी। ब्रीज बॉलरूम पर ऑरोरा क्लब ने हमला किया और उसे भारी नुकसान हुआ। ये सुनकर पेनाटिया, जो मुस्कुरा रही थी, का चेहरा उतर गया और ईव भी हकलाने लगी। अब उन्हें क्या हो गया है? ऑरोरा देखने का कार्यक्रम अभी भी उपयोगी है, इसलिए फिलहाल इससे दूर रहें। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। बैकलैंड में विच चर्च की प्रभारी होने के नाते पेनाटिया ने अपना संयम नहीं खोया। इसके विपरीत वह खुद को शांत करने में कामयाब रही। ऑरोरा सोसाइटी हमेशा से ऐसी ही रही है। उन्होंने तो पहले एक सीक्वेंस 5 की चुड़ैल को भी मार डाला था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बार उन्हें क्या हुआ है, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं केवल धैर्य रख सकता हूँ। सच तो यह है कि ऑरोरा क्लब के बिना ये पूरी योजना बिल्कुल अनुपयुक्त है। वही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इस दोष को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त हैं। ... क्या आपको चोट लगी है? क्या आप ठीक हैं? ईव गड़बड़ी को साफ करने के लिए ब्रीज बॉलरूम में वापस लौटी। ये सुनकर कि ताओ यू भी वहां था और घायल हो गया था, वह उसी शाम ताओ यू के घर गई। फिर उन्होंने दवाइयों की गंध से भरा एक कमरा देखा, जहां ताओ यू खून से सनी पट्टियों से लिपटी हुई लेटी थी, जो देखने में काफी बुरी तरह घायल लग रही थी। इससे उसे गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके साथ दोपहर की चाय पीने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे इतनी बदकिस्मती की उम्मीद नहीं थी। ताओ यू के शरीर पर लगी पट्टियों पर खून के धब्बे थे, जिससे ईव का सुंदर चेहरा कुछ उदास लग रहा था। इस बार क्या हुआ? संगठन पर किसने हमला किया? ताओ यू की उकसाहट शुरू हुई। अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त लाभ और पहले से ही दैवीय स्थिति के बढ़े हुए प्रभाव के कारण ताओ यू के उच्च कोटि से संबंधित ईव भी तुरंत उसकी भावनाओं में बह गई और कुछ चिढ़कर बोली, ये ऑरोरा क्लब के वे पागल लोग हैं। मिस्टर ए, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि उसने आपके पूर्व बॉस का भी पीछा करके उसकी हत्या कर दी थी? ताओ यू के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। सही, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ताओ यू को कुछ दुखी देखकर ईव को भी उस पर थोड़ी दया आई और फिर उसने कहा, इस बारे में चिंता मत करो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। ये सुनकर ताओ यू को मोटे तौर पर समझ आ गया कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग का स्तर संभवतः बहुत उच्च था और चुड़ैलें अपने क्रोध को दबाने और उसे काबू में करने के लिए तैयार थीं। एक पक्ष की सहनशीलता का स्तर बहुत ऊंचा होने के कारण उन्हें फिल्मांकन शुरू करने के लिए राजी करना निस्संदेह बहुत मुश्किल होगा और इससे दिवालियापन भी हो सकता है। कौन जाने उनकी योजना क्या है? ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। हालांकि उसे खातों की जांच होने का डर नहीं था। उसने वास्तव में श्रीये की तरह ही हमले के लिए परछाई की शक्ति का इस्तेमाल किया। अगर मिस्टर ए खुद अपने साथ हुए हमले का अनुभव भी बताते तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो तो ऑरोरा सोसाइटी के लोगों से ही निपट रहे थे। ऑरोरा क्लब के उस कट्टरपंथी सदस्य में जो मिस्टर ए का सम्मान नहीं करता और उस व्यक्ति में जो मिस्टर ए का सम्मान नहीं करता, वास्तव में कोई अंतर नहीं है।
इसके अलावा श्री ए के कुछ हद तक मानसिक रूप से अस्थिर व्यवहार को देखते हुए ये संभावना है कि वह कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं देंगे। ठीक है, हम मेरे कार्यों को संगठन की बड़ी योजना को बर्बाद नहीं करने दे सकते। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। खांसी खांसी टिल्ड। ताओ यू को 2 बार खांसी आई और उसके मुंह के कोने पर थोड़ा खून दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया। इस बात से ईव को बेवजह गुस्सा आ गया, उन पागलों ने वाकई हद पार कर दी थी। इसके अलावा इस समय संगठन के चुप रहने से वह काफ़ी असंतुष्ट और निराश महसूस कर रही थी। फिर ईव ने आह भरी, अपने पास से एक कागज़ और कलम निकाली और लिखना शुरू कर दिया। ये 7वें क्रम की विधि है, लीजिए, लेकिन आपको इस पर ध्यान से विचार करना होगा। कितना? ताओ यू इस अप्रत्याशित खुशी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसे अपनी चोट के मुआवजे के रूप में समझें। ईव ने पैसे नहीं मांगे, जिससे ताओ यू एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने चुपचाप नुस्खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। सीक्वेंस 7, विच वह सीक्वेंस होना चाहिए जहां शुरुआत में एक जबरन बदलाव होता है। श्री ए की लगातार और असाधारण कमजोरी, जिसमें एक खूबसूरत महिला की आत्मा की धुंधली झलक दिखाई देती है, वह भी इसी विधि के कारण होनी चाहिए, है ना? हालांकि ताओ यू को टैरो मीटिंग से ही पता था कि यह तरीका एक धोखा है, लेकिन अब जब वह वास्तव में इसका सामना कर रही थी तो उसे फिर से कोसने का मन कर रहा था। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शुरू से क्यों नहीं बताई गई? हत्यारे के रास्ते पर वापस लौटें। हत्यारा? बकवास। क्या आप इसे हत्यारा कहते हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मुझे उकसाने वाले की उकसाहट थोड़ी अनुचित लगी। ये वास्तव में अनुचित थी और मैं इस बारे में गलत नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि मैंने उकसाना शब्द का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन पता चला कि वास्तव में यही सही उत्तर है। अगर मेरी दिव्यता न होती तो आप सभी मेरे साथ बहुत अन्याय करते। क्या ऐसा हो सकता है कि बारिश में भीगने के बाद अपनी छतरियां फाड़ने की चाह रखने वाले कुछ बेवकूफ़ों ने जानबूझकर ऐसा किया हो? ताओ यू को झुंझलाहट का अनुभव हुआ, फिर वह कुछ पल चुप रहा और फिर संकोच से ईव से पूछा, इस चुड़ैल का मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वही है जो लिखा है, इसलिए आपको इस पर अच्छी तरह सोच विचार करने की जरूरत है। ईव की आवाज़ अचानक थोड़ी रूखी लगने लगी। ईव का रूप देखकर ताओ यू कुछ पुष्टि करना चाहता था और उसने पूछा, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? मैं हमेशा से एक महिला थी। ईव थोड़ी गुस्से में लग रही थी। ओह, अब मैं ठीक हूँ। मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक औषधि को पूरी तरह से पचाया नहीं है। मैं जा रही हूँ। इस दौरान अपनी चोटों का अच्छे से ख्याल रखना। साथ ही दूसरी चुड़ैलों के अतीत के बारे में ज़्यादा सवाल मत पूछना। ... ईव के जाने के बाद ताओ यू ने भी रेसिपी पर एक नज़र डाली और उसमें सामग्री स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। इसके मुख्य घटक हैं ब्लैक एबिस डेमनफिश का रक्त और अगेट पीकॉक का अंडा। ये क्या है? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मुझे इनसे संबंधित जानकारी की बहुत कमी है और मुझे इसे ताज़ा करने की ज़रूरत है। और वे विशेष भाषाएं। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये असाधारण सामग्रियां क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में लोगों से पूछना ठीक रहेगा। पता नहीं मिस्टर फूल इसे सीधे खरीद पाएंगे या नहीं। अफसोस, लगता है उन्हें सोने के सिक्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है और नकली नोटों का पता चल सकता है। मिस्टर ए ने उन्हें नहीं मारा, पार्टी अभी भी चल रही है, इसलिए जब समय मिलेगा हम जा सकते हैं। ताओ यू ने अपने वर्तमान सामाजिक दायरे पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर फूल के अलावा मिस्टर ए का स्थान वास्तव में सबसे उच्च वर्ग का था। हालांकि इसी क्षण ताओ युक्सिंग का आध्यात्मिक शरीर अचानक स्तब्ध हो गया और फिर उसने एक धूसर धुंध से प्रक्षेपित 2 छवियां देखीं। एक दृश्य में मिस जस्टिस को प्रार्थना करते हुए दिखाया जाना चाहिए। उसे पता चला कि जिलिंगस किसी तरह क्वींस में एक ड्यूक के भोज में घुसपैठ कर चुका था। दूसरी प्रार्थना श्री हैंडमैन की ओर से आई, जिन्होंने जिलिंगस को पकड़ने में मदद के लिए अपने द्वारा पहले से प्राप्त साधारण वस्तुओं का उपयोग करने हेतु उनकी सहायता मांगी। उन्होंने इसके लिए भुगतान करने की पेशकश की और जवाब की उम्मीद जताई। ये सोचकर ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाए। मन ही मन प्रार्थना करने के बाद भी चिलिंगगे की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। बस उसकी शक्ल सूरत शायद ठीक ना हो। अगर वह उसके साथ जाती है तो बात ही छोड़ो, शायद उसे अकेले जाकर उसे रोकना चाहिए। मिस जस्टिस द्वारा वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करने और उस व्यक्ति की गंध को याद रखने के साथ इसे आजमाना अभी भी उचित था। इसके बाद तुरंत प्रार्थना शुरू हो गई। एक मूर्ख जो इस युग का नहीं है, मैं सहायता करने को तैयार हूँ। बदले में आप मुझे डायरी की एक प्रति देंगे और ब्लैक एबिस डेमनफिश के खून और अगेट पीकॉक के अंडों पर नज़र रखने में मेरी मदद करेंगे। मैं इन दोनों चीज़ों के लिए सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, या आप मुझसे जानकारी भी मांग सकते हैं। अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि मूर्ख ने उसे त्याग दिया है, ताओ यू ने तुरंत एक नई प्रार्थना शुरू कर दी। मैं इसे अपने नाम से करता हूँ, वे अग्रणी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं। अगले ही पल मुट्ठी भर काली मिट्टी निगलने के बाद ताओ यू एक काली छाया में बदल गया और गायब हो गया।
जिलिंगस, है ना, तुमने पहले भी मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, है ना? हमने गुलेल से तोप तक का अपग्रेड कर लिया है। ताओ यू के तुच्छ स्वभाव को देखते हुए फांसी पर लटकाए गए आदमी के आदेश के बिना भी वह किलिंगस को जाने नहीं देता। इससे पहले जब मुझ पर हमला हुआ था तब मुझे कुछ हद तक चोटें आई थीं। इसके अलावा ताओ यू को किलिंगर के दस्तानों से बहुत ईर्ष्या भी थी। यह एक ऐसी वस्तु है जो इस दुनिया से बाहर भी उपयोगकर्ता की वर्तमान शक्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद कर सकती है। चाहे लूटपाट हो या बदला लेना, ताओ यू को ये सब करने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी ओर फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति अल्जर ने अपनी कार्य रिपोर्ट के हिस्से के रूप में बैकलैंड में पहले ही प्रवेश कर लिया था। किलिंगो से खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत कई तैयारियां की। उसे अपने उस ग्रामीण को मरते हुए देखना बेहद जरूरी लगा जिसे वह बचपन से जानता था। चाहे यह मिस जस्टिस के तरीकों से हो, मिस्टर फूल की कृपा से हो, या मिस्टर फेट के माध्यम से हो, जिनके पास शक्तिशाली और असाधारण वस्तुएं प्रतीत होती हैं। इसे कोई भी पूरा करे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिंदु पर भी वह अब भी बेचैन महसूस कर रहा था, इसलिए वह सीधे होली विंड कैथेड्रल की ओर चल पड़ा, जिसका उद्देश्य अपने वरिष्ठ बैकलैंड के आर्क बिशप, एक सीक्वेंस फॉर सेमी होली ईश्वर के गायक स्नैक को ढूंढना था। जिलिंगस को मरना होगा। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि ईश्वर का गायक टहलने चला गया था और कुछ समय तक वह उसे ढूंढ नहीं पाया। तासोक नदी के किनारे जिलिंगस ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सीने का घाव ठीक हो गया था और कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर कई नए निशान उभर आए थे। धिक्कार है, अगर वह यात्री पकड़े जाने से नहीं बच जाता तो हालात इतने खराब नहीं होते। जिलिंगस ने सामने के पानी को देखते हुए थोड़ी शिकायत की, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं किया। वह केवल नदी का उपयोग करके भागने का भ्रम पैदा करना चाहता था। दरअसल इसका सबसे बड़ा फायदा क्रोलिंग हंगर द्वारा पकड़े गए फेसलेस मैन की विशेषताओं का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को बदलने में निहित है। वह जाने ही वाला था कि एक पल के लिए रुक गया। अचानक अनगिनत काली परछाइयों ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। घात लगाकर हमला। इसके अलावा वे बेहद शक्तिशाली हैं। पल भर में उनका बायां दस्ताना सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उन्होंने सूर्य को गले लगाने का इशारा किया। धीरे धीरे बढ़ती भूख से ग्रस्त होकर सोलर पाथवे सीक्वेंस 5 की शक्ति अचानक फूट पड़ती है। आकाश से एक शुद्ध प्रचंड प्रकाश उतरा, जो मानो इन अंधकार में छायाओं को बिखेरने ही वाला था। हालांकि ये क्षमता, जिसका मूल उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा का दुश्मन होना था और जो अनुक्रम 5 स्तर पर थी, इन छायाओं को दूर करने में असमर्थ थी। सुनहरी रोशनी दिखाई देने पर इससे केवल थोड़ी देर की देरी हुई। वे परछाइयां, जो स्वयं अंधकार से भी अधिक गहरी थीं, मानो गाढ़ी स्याही टपका रही हों, एक प्रकार की विकृति और अशुभ संकेत का एहसास करा रही थीं, मानो वे प्रकाश के स्रोत को ढक रही हों। वह रोशनी अंधेरी रात में मोमबत्ती की लौ की तरह थी, जो लगातार टिमटिमा रही थी, मानो किसी भी क्षण बुझ जाएगी। बची हुई आखिरी रोशनी से घिरे हुए जिलिंगस ने अपनी आंखों में अविश्वास लिए चारों ओर फैले अंधेरे को देखा। आखिर मैंने इतनी शक्तिशाली हस्ती को अपनी ओर क्यों आकर्षित किया? क्या शुरू से ही कोई अर्धदेवता लक्ष्य की रक्षा कर रहा है? रात का चच। हालांकि अब उनके पास इस बारे में और सोचने का समय नहीं था। कुछ ही क्षणों के विराम के बाद जैसे ही प्रकाश मंद हुआ, अंधेरे में डूबी आकृतियां उमड़ पड़ीं। परछाई अदृश्य स्याही की धारदार तलवारों में बदल गई, जो रेशम के धागों की तरह नाच रही थीं, और इससे पहले कि किलिंगस अपनी प्रतिभा को फिर से प्रकट कर पाता, उसे टुकड़ों में काट दिया गया। अंततः यह बाहरी ताकतों पर निर्भर करता है। हालांकि अचानक आई सुनहरी रोशनी ने ताओ यू को चौंका दिया, लेकिन तथाकथित संयम आपसी होता है। किसी व्यक्ति के अपने जन्मजात राक्षसी शरीर द्वारा बढ़ाई गई नकारात्मक ऊर्जा को इतनी आसानी से कैसे शुद्ध किया जा सकता है? पर्याप्त उच्च गुणवत्ता संयम के बिल्कुल विपरीत है। खैर, ताओ यू तो बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। उसने सोचा कि दूसरी तरफ के लोग पानी का इस्तेमाल करने में माहिर होंगे, इसलिए वह तासोक नदी के किनारे आया और खरगोश के उसके पास आने का इंतजार करने लगा। मुझे इस खरगोश को देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका इरादा वास्तव में नदी का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं था, फिर भी वह किसी तरह नदी में फंसे रहने में कामयाब रहा। प्रक्रिया स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है। इस व्यक्ति को शायद यह नहीं पता कि मिस्टर फूल जैसा कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति भी है, जो वास्तविक समय में संचार और अलर्ट प्रदान कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे ताओ यू ने रेंगती हुई भूख को पकड़ने के लिए छाया का इस्तेमाल किया और उसे सील करने की तैयारी कर रहा था। अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह क्या है? अपना सिर घुमाकर मैंने देखा कि कांस्य रंग की त्वचा, कोमल चेहरे की बनावट वाली एक आकृति, जिसकी आंखों में थोड़ी सी अस्थिरता झलक रही थी, चुपचाप एक तरफ से मुझे देख रही थी। खतरा। ताओ यूलिंग को अचानक झटका लगा। उन्हें यह गहरा एहसास था कि यह एक ऐसा दुश्मन है जिससे वे अपनी चरम अवस्था में भी नहीं लड़ सकते, और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र अवरोध का उपयोग करना भी उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बकवास।
ये शक्तिशाली व्यक्तित्व कहाँ से आया? इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या ये बैकलिंड है? तो तुम मेरे शिकार थे, खैर कोई बात नहीं। ताओ यू ने तुरंत तड़पती भूख को त्याग दिया और फिर तेजी से दूर भाग गया। ताओ यू, जो किसी भी समय अपनी इच्छाशक्ति को जुटाने के लिए तैयार था, को थोड़ी देर के लिए यह एहसास होने पर राहत की सांस मिली, वह बड़ा आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा था। वाह, ये तो कमाल है। फिर उसने उस आकृति को हाथ बढ़ाते और झटकते हुए देखा, मानो वह किलिंगस के शव और उस पर मौजूद हर चीज को आत्माओं की दुनिया में ले जा रही हो। एक और शक्तिशाली शख्सियत जो आत्माओं के लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती है ना? एक यात्री या प्रशिक्षुता मार्ग में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति। इसमें इतनी तेजी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसे आधिकारिक तौर पर कोई असाधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगर उसने मुझसे निकलने वाली असामान्य आभा को देखा होता तो वह मुझ पर हमला कर सकता था। ताओ यू मन ही मन सोचते हुए दौड़ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही उन्हें आधिकारिक तौर पर असाधारण व्यक्ति के रूप में मान्यता न मिली हो, फिर भी उनके लिए इस तरह से अजीब प्रतिक्रिया देना सामान्य बात होगी, है ना? उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या यह मिस्टर फूल हो सकते हैं? जैसे ही ताओ यू भाग रहा था और सोच विचार कर रहा था, तभी पीछे से एक हिंसक आभा उमड़ पड़ी। दूर से पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बिजली में परिवर्तित हो गया हो और अपार शक्ति के साथ खतरनाक ढंग से उनकी ओर उड़ रहा हो। केवल गरज के साथ दिखने वाले इसके रूप को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पिछले सबसे बड़े धुरंधर को भी मात देता है। एक और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनकी क्षमताएं श्री ए की क्षमताओं से कहीं अधिक हैं। क्विलिंगस ने आखिर किसका मजाक उड़ाया है? उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उसे ये सब सहना पड़ रहा है? हालांकि आंखों में अनुभवी भाव लिए पहले वाले उस प्रभावशाली व्यक्ति की तुलना में जो बाद में प्रकट हुआ, हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था, उसने ताओ यू पर उतना दबाव नहीं डाला। लेकिन उनका दूसरे पक्ष से मिलने का भी कोई इरादा नहीं था, पहले वहां से निकल जाना ही बेहतर था। तो ये हैं इस दुनिया के शक्तिशाली प्राणी। वाकई यहाँ का जल बहुत गहरा है, इसीलिए यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ सच्चे देवता रहते हैं। ताओ यू ने भावनाओं का उफान महसूस किया, अवरोध के पार की ताक झांक करने वाली निगाहों और इस दुनिया के सच्चे देवताओं के बारे में सोचते हुए साथ ही साथ प्रेरणा का भी उफान महसूस किया। मैं भी उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। स्टॉप। अध्याय 446 टिंगेन। मैं तो बस एक कमज़ोर और दयनीय सीक्वेंस 8 हूँ, इसका मुझसे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता था कि उच्च स्तर के सीक्वेंस इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये थोड़ा अविश्वसनीय है। आखिर इतने सारे सीक्वेंस कैसे हैं? ताओ यू माओ घर लौटी और खून से सनी पट्टियों को बार बार अपने चारों ओर लपेटने लगी। जिस क्षण से उसने इस दुनिया में कदम रखा, उसे पता था कि यहाँ का पानी काफ़ी गहरा है, इसलिए उसने हमेशा ही अपनी पहचान छिपाकर रखी और अभी अभी इस असाधारण दुनिया के दायरे में घुलना मिलना शुरू किया था। अभी तक मेरा संपर्क केवल बच्चों की मेज पर बैठे लोगों से ही हुआ है। श्री द्वारा बाघ की मूंछों को छूकर उसकी गुणवत्ता की जांच करने की पहल करने के अलावा मैं काफ़ी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहा हूँ। यह मूल रूप से केवल जिरिंगस को गिरफ्तार करने के बारे में था और यह आमतौर पर पुष्टि की गई थी कि यह हमारे नियंत्रण में था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दो असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक सामने आएंगे। अगर ये दूसरा विकल्प है तो ठीक है। हालांकि यह शक्तिशाली है, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी परछाई की शक्ति का उपयोग करके बिना किसी नुकसान के बच निकल सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने खड़ा वह आदमी, जिसकी आंखों में अनिश्चितता का भाव था, किसी सुपरमॉडल जैसा लग रहा था। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उस व्यक्ति से निकलने वाली आभा भयावह थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही मूर्ख व्यक्ति है। हालांकि ताओ यू को अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव में खुद को भविष्यवाणी से बचाने की अपनी क्षमता पर कुछ हद तक भरोसा था, फिर भी उसने कुछ समय के लिए बैकलिन से दूर जाने की योजना बनाई ताकि वह सुरक्षित रह सके और देख सके कि क्या उसका पीछा किया जाएगा। ये जगह इतनी लोकप्रिय है, लेकिन रातों रात भाग जाना ठीक नहीं है, ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सामान्य रहना चाहिए। वैसे भी मैं घायल हूँ, मुझे अपने गृहनगर वापस जाकर आराम करना चाहिए। ... ब्रेकिंग न्यूज़। हरिकेन एडमिरल जिलिंगस की मृत्यु हो गई है। अगली सुबह जब ताओ यू ईव को ढूंढने और उसे एक और उकसाने के लिए बाहर जाने ही वाली थी, तभी उसे आज के अखबार के बारे में पता चला। अचानक मन में आए विचार के आधार पर एक चीज़ खरीदने के बाद उसने ये भी देखा कि उसके अंदर क्या था। ड्यूक का अंगरक्षक कौन? ये तो साफ तौर पर मैं ही हूँ। ताओ यू ने ड्यूक के अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बारे में अखबार में छपे लेख पर एक नज़र डाली और अपने होंठ सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि ताओ यू में कोई भी इनाम स्वीकार करने का साहस नहीं था। उनके पास अब भी लाखों पाउंड मौजूद हैं। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि असाधारण व्यक्तियों से संबंधित जानकारी के बारे में आधिकारिक गोपनीयता का स्तर काफ़ी उच्च है। कम से कम आम लोगों को इसके बारे में सुनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह ऐसी दुनिया नहीं है जहां सूचना का संचार अत्यधिक विकसित हो।
ब्रीज बॉलरूम, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब ईव ने ताओ यू को देखा तो उसने अपने बालों को संवारा और कुछ चिड़चिड़ेपन से कहा, मैं कुछ समय के लिए बैकलैंड छोड़कर अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। ताओ यू ने आह भरी, मानो उसने दुनिया के तौर तरीकों को भलीभांति समझ लिया हो। उकसाने के प्रभाव में आकर ईव ने कुछ भी न कहते हुए भी अनपेक्षित रूप से बहुत सी चीज़ों की कल्पना की। उनके चेहरे के भाव आहें भरने और आक्रोश व्यक्त करने के बीच बदलते रहे। ताओ यू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या कल्पना कर रही थी। यह उकसाने की कोशिश काफ़ी कारगर साबित हुई। ठीक है, टिंगेन में भी एक मिशन है, आप बस वहां पहुंच जाए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये रिकॉर्ड कर लूँगा कि आप सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। ईव को कुछ सूझा और उसने कहा, ठीक है, काम क्या है? एक सदस्य ने सहायता का अनुरोध किया था लेकिन पहले कोई उपलब्ध नहीं था। आप बस जाकर अपनी मदद का एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं, वास्तव में मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईव ने बेपरवाही से बात की, मानो वह ताओ यू के लिए सिर्फ एक बहाना बना रही हो। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं कि वहां कोई सामग्री है या नहीं। ताओ यू के शब्दों से ईव के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बॉन यात्रा, जाने से पहले ठीक से विदाई ले लें क्योंकि शायद आपको दोबारा ऐसा मौका न मिले। हम बीप बीप भाप से चलने वाली ट्रेन गर्जना करते हुए टिंगेन पहुंची और जो यात्रा मूल रूप से 4 घंटे की थी वह रास्ते में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण 5 घंटे की हो गई। सिर पर टोपी पहने ताओ यू भाप से चलने वाली ट्रेन से उतरे। टिंगन शहर व्यवहारिक रूप से इस पहचान का जन्मस्थान है। ईव ने कहा कि यहाँ का सर्वोच्च असाधारण अधिकारी लगभग क्रम 7 का है। इस दुनिया की रूढ़िवादी शक्ति को देखते हुए हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टिंगेन पहुंचने के बाद ताओ यू को राहत का एहसास हुआ। जब ताओ यू ची लिंगगेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था तभी अचानक उसका सामना लगातार 2 उच्च स्तरीय योद्धाओं से हुआ। विशेष रूप से पहले योद्धा ने ताओ यू पर काफ़ी दबाव डाला। मूर्ख की प्रशंसा करो। ताओ यू का मूड अच्छा था। स्टीम स्टेशन को देखकर ताओ यू को यह शहर बैकलैंड के दमनकारी माहौल के विपरीत अपेक्षाकृत धीमी गति वाला लगा। 5 मिलियन लोगों के शहर बैकलैंड की तुलना में टिंगेन की आबादी 1/10वें हिस्से से भी कम है। हालांकि यह आकार में बड़ा नहीं है और इसकी आबादी मध्यम है, फिर भी इसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में जाना जाता है जिसमें 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, साथ ही एक तकनीकी महाविद्यालय, एक विधि विद्यालय और एक व्यवसाय विद्यालय हैं। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि वह यहाँ केवल प्रसिद्धि से बचने के लिए आया था। अगर उन्हें मेरे बारे में पता भी चल जाता है तो वे ज़्यादा से ज़्यादा उसी चिड़चिड़े आदमी की तरह ही व्यवहार करेंगे जिससे मैं पिछली रात मिला था, है ना? वास्तव में सैद्धांतिक रूप से मैं इस मानक के अयोग्य हूँ। ऐसे में भी बिना किसी चोट के बच निकलने की संभावना काफ़ी अधिक है। लेकिन अगर यह घटना बैकलैंड में हुई है तो कुछ कहना मुश्किल है। ये तीनों चच कम से कम अर्धदेवताओं को भेज सकते हैं और शायद उनके पास इससे भी अधिक शक्तिशाली सेनाएं हों। कुछ दिनों के लिए टिंगेन में रुकना भी एक तरह की परीक्षा है। मैं जानबूझकर अपनी पहचान नहीं छिपाऊंगा। अगर कुछ होता है और वे मुझे ढूंढने आते हैं तो मैं अपना सामान पैक करके किसी और पहचान के साथ निकल जाऊंगा। अगर मैं टिकट खरीद कर बिना किसी परेशानी के सामान्य रूप से यहाँ आ जाता हूँ तो यह मेरा मामला नहीं है। बहरहाल बैकलैंड अभी भी उत्तरी महाद्वीप का सबसे समृद्ध शहर है और ताओ यू को लगता है कि यह वह जगह है जहाँ असाधारण चीज़ों का सामना करने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए वह अभी भी इसे छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। हालात सामान्य हो जाने के बाद मैं दोबारा जा सकता हूँ। उकसाने वाले की पाचन क्रिया संतोषजनक नहीं है। ये गलत तरीकों के कारण ही होगा। ये केवल थोड़ा ही उपयोगी है क्योंकि दूसरे पक्ष का क्रम उच्च है। ताओ यू स्टेशन से बाहर निकला, एक घोड़ागाड़ी को रोका और शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। ओल्सना स्ट्रीट। ईव द्वारा दिए गए पते के आधार पर ताओ यू ने ड्राइवर को एक गली का नाम बताया। हालांकि ताओ यू सतर्क थी और उसने सीधे तौर पर पता नहीं बताया क्योंकि दूसरा पक्ष एक अवैध संगठन का सदस्य था और वह नहीं चाहती थी कि अगर कुछ भी हो जाए तो वह इसमें फंस जाए। मैं आसपास ही कोई होटल ढूंढ लूंगा और फिर हम कभी मिल सकते हैं। जल्द ही ताओ यू को एहसास हुआ कि यह उसकी अत्यधिक सावधानी के कारण नहीं था। ये तो वाकई बहुत बुरा है। ताओ यू थोड़ी हैरान रह गई जब उसने देखा कि टिंगेन के जासूसों ने 15 ओल्सना स्ट्रीट की ओर जाने वाले रास्ते को रोकने के लिए एक लाइन खींच ली है जिस दिशा में वह जा रही थी। यह अभी अभी हुआ और जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था उसका एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्यवश ऐसा लगता है कि यह घटना मेरे ट्रेन में चढ़ने से पहले हुई थी, इसलिए इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वाह, संपर्क व्यक्ति चला गया। ये तो वाकई दिलचस्प है। ताओ यू के चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ जिज्ञासावश ड्राइवर से पूछा, आगे क्या होने वाला है? कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये बैरन होए का घर है।
ताओ यू ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा, मानो उसने रास्ते में हुई किसी अप्रत्याशित घटना के बारे में यूं ही पूछ लिया हो। अंततः उसने गाड़ी को एक सराय तक ले जाने के लिए कहा, जहां वह उतर गया। जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था वह बैरन होए की विधवा श्रीमती शेरोन थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम मिल नहीं पाएंगे। ताओ यू को थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उन्हें सीक्वेंस 7 की चुड़ैलों के लिए आवश्यक सामग्री यहीं मिल सकती है। शाम ढलने के साथ ही टिंगेन घाट क्षेत्र में स्थित ड्रैगन बार में ताओ यू ने बार का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर से आती हुई जोरदार चीखें सुनी। पारंपरिक बार में शराब और पसीने की गंध फैली हुई थी, लेकिन ताओ यू भावहीन बना रहा। यहाँ एक अर्ध सार्वजनिक बाजार है जहाँ आपको कुछ सरल अनोखी सामग्रियाँ मिल सकती हैं और शायद कुछ सस्ते सौदे भी मिल जाएं। ये वह जगह है जिसके बारे में ईव ने मुझे बताया था, और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होनी चाहिए। ये बार बहुत सम्मानजनक नहीं लगता। ताओ यू ने देखा कि बार के केंद्रीय मंच पर सुंदर नृत्य करने वाली महिलाओं के बजाय दो बिना शर्ट पहने हुए मांसल पुरुष आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनके आसपास मौजूद लोग लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ट्रेडिंग मार्केट बिलियर्ड्स रूम में है। ताओ यू वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वह बिलियर्ड रूम में गया जहां 2 गार्ड मौजूद थे। हालांकि ताओ यू द्वारा अपना उद्देश्य बताने के बाद वे एक तरफ हट गए और उसे पीछे के गुप्त दरवाजे से अंदर जाने दिया। ये कमरा फुटबॉल मैदान के आधे आकार का है, कुछ हद तक गोदाम जैसा। मिस्टर ए की असाधारण सभा के विपरीत ये जगह एक स्टॉल लगाने के बारे में अधिक प्रतीत होती है, जहां आपको लाभ और हानि स्वयं वहन करनी पड़ती है, और यह सब आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। ये कुछ हद तक एक प्राचीन वस्तुओं के बाजार जैसा है, जहां ज्यादातर आम लोग ही नजर आते हैं। यह उत्साही लोगों के लिए एक मिलन स्थल जैसा है, लेकिन फिर भी इस शहर में शायद ही कोई असाधारण व्यक्ति हो। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि सती भूमिगत बाजार में ताओ बाओ जैसी कोई चीज मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। हा, मौत, विनाश, अशुभ, हा टिल्ड। उसके बगल से अचानक आए आवाज से ताओ यू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने देखा कि एक पीले चेहरे वाला आदमी, जिसकी आंखें भावहीन थीं, उसे घूर रहा था। ये देखकर ताओ यू का दिल तुरंत बैठ गया। धिक्कार है, आखिर यह चीज क्या है? लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बाकी लोग ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, केवल वही जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। एक पल के लिए मैं अवाक रह गया। पास के विक्रेता ने खिलखिलाकर हंस दिया। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? वह हमेशा से थोड़ा सनकी रहा है, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, इससे मैं चौंक गया। ताओ यू को राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ शंका थी। हालांकि यह व्यक्ति देखने में एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे थोड़ा अलग महसूस कराया। हालांकि ताओ यू की आंखें थोड़ी चमक उठी जब उसने एक ऐसा बोर्ड देखा जिस पर सीक्वेंस 7 औषधि बनाने की सामग्री सूचीबद्ध थी। छायादार छिपकली के शल्क। बुरा नहीं, आप वाकई भाग्यशाली हैं। हालांकि ये केवल सहायक सामग्रियां हैं, फिर भी इन छोटी मोटी चीज़ों को पहले से तैयार रखना बुरा नहीं है। फिर हमें बस किसी वैध और असाधारण आयोजन में मुख्य सामग्री प्राप्त करने का तरीका ढूंढना होगा। तराजू खरीदने के बाद ताओ यू बाजार में टहलने निकला और उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। मुझे कुछ सुनहरा धतूरा रस भी मिल गया। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। हालांकि ये साधारण सामग्रियां हैं जो किसी असाधारण चीज़ की बस एक झलक हैं, लेकिन अगर यह जगह न होती तो मुझे कुछ समय तक और कुछ नहीं मिल पाता। कम से कम टिंगेन की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। लेकिन जब ताओ यू ने दोबारा भुगतान किया तो उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अरे वाह, मुझे 2 सहायक सामग्रियां इतनी आसानी से मिल गईं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लगता है कोई मेरे लिए ही मछली पकड़ रहा था। स्टॉप। अध्याय 447 रात्रि पहरेदारी दस्ता। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है और उन पर नजर रख रहा है, और ऐसा लगा कि कोई तुरंत बाहर जाकर सूचना देने गया। ताओ यू को थोड़ी झिझक महसूस हुई। सीधे शब्दों में कहें तो वह परेशानी से बचने के लिए टिंगेन आया था, मुख्य रूप से बैकलैंड के अर्धदेवताओं द्वारा संभावित रूप से पकड़े जाने से बचने के लिए। लेकिन मौजूदा स्थिति स्पष्ट रूप से बैकलैंड में हुई घटना के कारण नहीं है। ईव ने कहा कि टिंगेन जैसी छोटी जगह में भी आधिकारिक तौर पर सबसे शक्तिशाली बल केवल सीक्वेंस 7 के आसपास ही है, और वे ज्यादा से ज्यादा कुछ सीलबंद कलाकृतियों को ही जुटा सकते हैं। सीक्वेंस 6 का मुकाबला कर पाना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। ताओ यू, जिसने पहले किलिंगस की हत्या कर दी थी, पर ज्यादा दबाव नहीं था। विकल्पों पर संक्षेप में विचार करने के बाद उन्होंने स्वयं से प्रार्थना करने का विकल्प भी त्याग दिया। सबसे खराब स्थिति में भी व्यक्ति केवल अपनी सकारात्मक क्षमताओं के बल पर ही स्थिति को संभाल सकता है। इसके अलावा ताओ यू जिन आधिकारिक असाधारण व्यक्तियों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। मेरी दिव्यता अब मेरे आध्यात्मिक शरीर में दबी हुई है, जो उस समय से बिल्कुल अलग है जब मैं पूरी तरह से काली मिट्टी से ढका हुआ था। मैं ऐसी अवस्था में भी हूँ जहाँ मुझे प्रकट किया जा सकता है, इसलिए छिपना सुविधाजनक नहीं लगता।
मेरी पहचान लगभग उजागर हो चुकी है। चूंकि यह वैसे भी उजागर होने वाली थी, तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। ताओ यू को इस नकली पहचान की ज़्यादा परवाह नहीं थी। अगर इसका पर्दाफाश हो भी जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन महान जासूस से मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए अगर आधिकारिक असाधारण लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो जरूरी नहीं कि वे जंगली असाधारण लोगों को मारना चाहें। शायद छद्म नाम का उपयोग करके मुखबिर की पहचान स्थापित करना अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि समस्या यह है कि मेरा क्रम हत्यारा मार्ग है। चाहे मैं हत्यारा बनूं या गुरु, ऐसा लगता है कि औषधियों को पचाने की कोशिश करने से कुछ भयानक परिणाम हो सकते हैं। ताओ यू गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसके पास एक फ़ायदा है। उसने अंधाधुंध निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की, जिसकी जांच भविष्यवाणियों से भी की जा सकती है। जब तक वे मुझे चर्च में जाकर भगवान से प्रार्थना करने या किसी और काम के लिए अंदर नहीं जाने देंगे, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो मैं भाग जाऊंगा और अपनी यह पहचान त्याग दूंगा। ताओ यू ने अनदेखा करने का नाटक किया और बाजार में इधर उधर घूमता रहा, दूसरों के साथ मोलभाव करता रहा और कुछ सामान्य अनुष्ठान सामग्री खरीदता रहा। मैंने 2 ऐसी किताबें भी खरीदी जिनकी प्रामाणिकता के बारे में मुझे पता नहीं है। तभी ताओ यू ने देखा कि बार का मालिक, जो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था लेकिन अभी भी हट्टा कट्टा था और उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे, चुपचाप दरवाजे पर आ गया था। वह एक असाधारण व्यक्ति भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें सफलता का भरोसा नहीं था। वे आधिकारिक असाधारण व्यक्तियों का इंतजार कर रहे थे। मैं एक असाधारण अधिकारी के संपर्क में आने वाला हूँ। भले ही वे मुझे गिरफ्तार न करें, फिर भी वे कुछ समय तक मुझ पर नज़र रख सकते हैं। भले ही मैं मुखबिर बनने के लिए तुरंत सहमत हो जाऊं, फिर भी वे शायद पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होंगे। ये सोचकर ताओ यू ने जल्दी से चुपचाप इसका पाठ किया जब तक उसके पास कुछ समय था। एक मूर्ख जो इस युग का नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हाल ही में वे किसी परेशानी में पड़ गए हैं और हो सकता है कि उन्हें अगले टेरो सत्र से छुट्टी लेनी पड़े। ताओ यू को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आधिकारिक असाधारण व्यक्ति को देखने से पहले ही उसका मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अचानक अलग अलग स्तर पर उनींदापन से भर गए, मानो वह किसी सपने में प्रवेश कर गया हो। इससे ताओ यू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जो गहरी चेतना की अवस्था में था। ये किसी असाधारण क्षमता वाले प्राणी का आक्रमण होना चाहिए, लेकिन उसने सपने में कुछ भी न देखने का नाटक किया और सपने का अनुसरण करते हुए इस बाजार में घूमता रहा। फिर मैंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था असैसिन्स पाथ सीक्वेंस 7 मेन मटीरियल। वास्तविकता में ऐसा असामान्य संकेत निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा, लेकिन सपने में ये पूरी तरह से सामान्य है, जिससे ताओ यू प्रसन्न हो गया और जल्दी से आगे बढ़ गया। इस सपने के पीछे उस स्टॉल का मालिक ही जिम्मेदार होना चाहिए। ताओ यू ने पहली नज़र में ही गौर किया कि दूसरे व्यक्ति के बाल थोड़े ऊंचे थे, नाक सीधी थी और उसकी भूरी आंखें गहराई से भरी हुई थीं। चुड़ैल के जादुई काढ़े की कीमत कितनी है? क्या आपके पास सभी सामग्रियां हैं? सपने में ताओ यू पूरी तरह से बेफिक्र लग रहा था और लापरवाही से बातें कर रहा था। मेरे पास ये सभी हैं। मैं इन्हें पैसे के लिए नहीं बेचता, लेकिन मुझे जानकारी का आदान प्रदान करना है। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपको जो भी जानकारी चाहिए पूछिए। ताओ यू बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आप टिंगेन किस उद्देश्य से आए हैं? जब मैं बैकलैंड में काम कर रहा था तो मुझे धोखे से एक अजीब संगठन में शामिल कर लिया गया जो बहुत वैध नहीं लग रहा था। मैं बस कुछ समय के लिए छिपने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा था। ताओ यू ने लगभग पूरी तरह सच कहा था। क्या वह संगठन कोई जादूगरों का पंथ है? क्या आप ट्रिस को जानते हैं? आपका उससे क्या रिश्ता है? डन ने अपनी धूसर आंखों से ताओ यू की ओर देखा और पूछना जारी रखा। ओह, मुझे भी अपने संगठन का नाम नहीं पता। ट्रिस को भी नहीं पता। मैं उस संगठन में नया हूं, लेकिन वे कहते हैं कि मुझ में बहुत प्रतिभा और क्षमता है। ताओ यू ने कुछ हद तक असहाय और कड़वी मुस्कान दी। तो टिंगेन में आपका संपर्क व्यक्ति कौन था? श्रीमती शेरोन। लेकिन आज जब मैं अपनी गाड़ी से वहां से गुजरी तो मैंने देखा कि पूरा इलाका घेराबंदी में है और फिलहाल हमारा उस संगठन से कोई संपर्क नहीं है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर चुड़ैल का जादुई पे खरीदना चाहती हूं और उस संगठन के चंगुल से भागना चाहती हूं। ताओ यू ने अत्यंत ईमानदारी से बात की। इसमें एक भी झूठ नहीं था, लेकिन इसका जो अर्थ व्यक्त किया गया वह पूरी तरह से अलग हो सकता था। आपने अपने हत्यारे और उकसाने वाले रास्तों के माध्यम से कितने लोगों को मारा है? मैंने निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं की। ताओ यू ने थोड़ी बेबसी के साथ बात की, जिससे डन ने भौहें चढ़ा लीं। उसने एक पल के लिए सोचा था कि उसकी क्षमता विफल हो गई है और दूसरा व्यक्ति जाग गया है। पिछली ट्रिस ने बहुत सारी त्रासदी को जन्म दिया था, हालांकि अब भी उसे ट्रिस ही कहा जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने उससे पहले इसी तरह की सामग्री एकत्र की थी, कह रहा है कि उसने निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं की। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं एक असाधारण व्यक्ति इसलिए बना क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहता था और ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करता था।
मानो किसी चीज से प्रभावित होकर ताओ यू ने अपने सपने में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इससे डन ने उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे सपने से ओझल हो गया। और सपने में ताओ यू अभी भी चिल्ला रहा था, मैंने सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरी औषधि बनाने की सामग्री कहाँ है? सामग्री कहाँ है? धीरे धीरे सपना धुंधला गया और ताओ यू होश में आती हुई प्रतीत हुई, दीवार से फिसलकर जमीन पर गिरने की अवस्था से जाग उठी और अभी भी खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, मेरी सामग्री। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे के भाव थोड़े स्थिर हो गए, मानो वे काफी आश्चर्यचकित हों, क्योंकि इस समय तक बाजार की दुकानें खाली हो चुकी थीं और सामने का इलाका पंखे के आकार में लोगों से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि उच्च दबाव वाली भाप राइफल जैसी सैन्य स्तरीय नियंत्रित वस्तुएं भी मौजूद थीं। ताओ यू ने सरलता और ईमानदारी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, कृपया मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। इस समय ऊंची हेयरलाइन वाला वह व्यक्ति जिसे ताओ यू ने अपने सपने में देखा था, जो इस समूह का नेता प्रतीत होता था, उसके बगल में खड़े एक युवक से बात कर रहा था जिसने सस्ता सूट पहना हुआ था। उसके काले बाल और भूरी आंखें थीं और उसके हाव भाव में कुछ हद तक विद्वतापूर्ण भाव था। क्लेन, क्या तुम बता सकते हो कि उसने मेरे पिछले सपने के बारे में झूठ बोला था? उसके बगल में बैठा युवक, जो बहुत बूढ़ा नहीं था लेकिन आर्थिक तंगी से जूझता हुआ प्रतीत हो रहा था, ने सिर हिलाया, अपनी जेब घड़ी निकाली और फिर कुछ ऐसा किया जिससे वह घड़ी धीरे धीरे एक बार दक्षिणावर्त घूम गई। भविष्यवाणी ठीक है, ये सुनकर डन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। उसने कहा कि उसने अंधाधुंध निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की और फिलहाल उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। चलो पहले एक खाली कमरा ढूंढ लेते हैं। डन ने बार के मालिक से बात की, जिसने सहमति में सिर हिलाया। जब डन ने कहा कि ताओ यू ने कभी भी अंधाधुंध निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की, तो इन असाधारण व्यक्तियों में से अधिकांश काफी हद तक निश्चिंत हो गए। उन्हें ऐसे कई ईमानदार और असाधारण व्यक्ति मिले हैं और जब तक वे ठीक से पंजीकरण और रिपोर्ट करते हैं और आम लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं, तब तक वे आमतौर पर हिंसा का आह्वान नहीं करते हैं। हालांकि असाधारण क्षमताओं वाले लोग अपना नियंत्रण खोने और पागल हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति की नियमित रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है। उनका उद्देश्य आम लोगों को असाधारण घटनाओं से बचाना है। जब तक असाधारण व्यक्ति हानिरहित व्यवहार करता है, तब तक कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यदि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वे कभी कभी मुखबिर भी बन सकते हैं। विशेषकर हमारे सामने खड़ा यह व्यक्ति, जो चुड़ैलों के चच से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और जिसका महत्व कम नहीं है। स्टॉप। अध्याय 448। बेचैन। वाह, वह महान जासूस झूठ नहीं बोल रहा था। असल में हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने अभी हैं। ताओ यू होटल के कमरे में बैठी रही, उन दो असाधारण व्यक्तियों को देखती रही जो अस्थायी रूप से उसकी सुरक्षा कर रहे थे, और उसके चेहरे पर काफी शांति छा गई। वह पहले से ही जानता था कि उन दो आदमियों में से एक का नाम क्लेन था, वह आदमी जो सस्ते सूट पहने हुए भी भविष्य बता सकता था, और दूसरे का नाम लियोनार्ड था, जो एक लापरवाह कवि जैसा दिखता था। हालांकि ताओ यू को लगा कि लियोनार्ड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से यह नहीं बता पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। दूसरी ओर क्लेन काफी हानिरहित प्रतीत होता था, मानो कोई कॉलेज का छात्र हो जो अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकला हो। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में ही उसे कब्ज हो गई है। उसे बाथरूम में शौच करने में बहुत समय लगता है। नाइट वॉच के सज्जनों, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे चर्च ऑफ द नाइट का एक अनौपचारिक सदस्य माना जाता है? क्या मुझे वेतन मिलेगा? ताओ यू ने थोड़ी सी प्रत्याशा के साथ बात की। आधिकारिक तौर पर नियुक्त विशेष अधिकारी काफी सतर्क थे, उन्होंने शरीर की तलाशी तक नहीं ली, जिससे पता चलता है कि वे वास्तव में उन्हें मुखबिर के रूप में भर्ती करना चाहते थे और किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। डन और क्लेन द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि वे दोनों ठीक हैं, उन्होंने फिलहाल स्थिति पर नजर रखना जारी रखा। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अभी अभी श्रीमती शेरोन के मामले से निपटे हैं और उन्हें डर है कि इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वे अपने जैसे किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते जो शेरोन के ही संगठन से संबंधित है। भले ही यह हानिरहित साबित हो जाए, फिर भी स्थिति वही रहेगी। ताओ यू को हत्यारे संगठन से जुड़ाव का कोई एहसास नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उदासीन महसूस करता था। संगठन के सीक्वेंस 7 में किए गए बदलाव, जो इतने हास्यास्पद थे, आज भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। यदि स्वयं की दिव्यता न होती तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वास्तव में एक सच्चा हत्यारा है। एक ऐसा संगठन जो अपने ही सदस्यों को धोखा देता है। आमतौर पर कोई इनाम नहीं होता है, लेकिन यदि आप उपयोगी सुराग प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके संगठन के बारे में प्रासंगिक जानकारी, तो निश्चित रूप से इनाम मिलेगा। क्लेन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। हालांकि इस समय क्लेन कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था। जब वह शौचालय में थे, तभी उन्हें मिस्टर फेट का छुट्टी का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जिलिंगस की घटना के कारण फेट, जस्टिस और द हैंडमैन सभी ने छुट्टी ले ली, इसलिए उन्होंने द सन को सूचित किया कि उन्हें अगली बार भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।
मिस्टर फूल के रूप में, जिनके पास केवल सीक्वेंस आर्ट द क्लाउन है, क्लेन ने काफ़ी दबाव महसूस किया। भाग्य के देवता जिस जगह प्रार्थना कर रहे थे वह जगह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये स्पष्ट रूप से वही भूमिगत बाजार था। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन उसके कपड़ों के आधार पर मुझे यकीन है कि यह वही है। अप्रत्याशित रूप से उसका एक साथी ग्रामीण एक हत्यारे का शिकार हो गया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से लौटना असंभव था। श्रीमती शेरोन और ट्रिस के बारे में सोचते हुए क्लेन को अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित रखने के लिए केवल अपने जोकर वाले आत्मनियंत्रण पर ही भरोसा करना पड़ा। क्यों? कितना दुखद अंत है मेरे ग्रामवासी। हालांकि क्लेन, जो ग्रे फॉग के जादू को अच्छी तरह जानता था, अपने उस साथी ग्रामीण की मदद करना चाहता था जिसने निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारा था, लेकिन उसका अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। वह ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वह एक नाइट वॉचमैन है और उसने अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए स्वेच्छा से यहाँ आने का फैसला किया है। दूसरा गार्ड, लियोनार्ड, कुछ हद तक अहंकारी प्रतीत होता था, मानो वह मुख्य पात्र हो, और वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। लेकिन ताओ यू के बोलने के बाद भी क्लेन ने एक कुर्सी खींची और कुछ बोलने की पहल की। क्या आप अभी भी चुड़ैल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने की योजना बना रही हैं, या आप उस संगठन को छोड़ना चाहती हैं? कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं उनसे अलग हो गया तो वे निश्चित रूप से मेरा पीछा करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास अपनी ताकत बढ़ाने और अपना रूप बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अगर चच चाहता है कि मैं घुसपैठ करूं, तो मैं बैकलिन लौटने को तैयार हूं। मैं बस उनके साथ मिलीभगत नहीं करना चाहता, और मेरा दिल अब भी चच के साथ है। ताओ यू ने गंभीर भाव से कहा, यही सच है। आपके चर्च ऑफ द नाइट को शायद असैसिन्स पाथ से मिलने वाली सामग्री की जरूरत नहीं है ना? इतने बड़े चर्च में सामग्री होना सामान्य बात है ना? एक उत्कृष्ट गैर कर्मचारी सदस्य के रूप में क्या मैं संबंधित सामग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं? एक और चैनल होने का मतलब है एक और रास्ता मिल जाना। दोनों तरफ से कटाए। आप जिस संगठन में हैं वह काफी खतरनाक है, आपको अपना निर्णय स्वयं लेना होगा। क्लेन ने उसे फिर से याद दिलाया, मुझे खतरे से डर नहीं लगता। पहले मैं कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन अगर चच उन्हें खत्म कर सकता है और मारे गए निर्दोष लोगों का बदला ले सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे लियोनार्ड भी हैरान हो गया, जिसके चेहरे पर कुछ हद तक घमंडी भाव थे। यह महज बातें नहीं हैं, इससे सचमुच लोगों की जान जा सकती है। ये सुनकर ताओ यू कुछ निराश सा प्रतीत हुआ। अगर मैं उनकी मदद न भी करूं तो भी वे मुझे ढूंढ निकालेंगे। इसके लिए मैं किसी जादूगरनी का जादुई पे पीकर अपना रूप बदलने को भी तैयार हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितनी दृढ़ निश्चयी हूं। ये सुनकर लियोनार्ड को उन दो चुड़ैलों की याद आई जिन्होंने हाल ही में टिंगेन में काफी हंगामा मचाया था, और उसका चेहरा कुछ अजीब और प्रशंसात्मक हो गया। ये दृढ़ संकल्प वाकई बहुत बड़ा है। शायद मुझ में भी इस तरह का साहस नहीं होता। मैंने भी यही रास्ता चुना है। लियोनार्ड में हमेशा से ही एक अजीबोगरीब आत्मविश्वास और घमंड रहने का मुख्य कारण यह है कि उसके पास एक गुप्त तरकीब भी है। एक बूढ़ा आदमी है जो ऊंचे पद पर बैठा हुआ प्रतीत होता है और उस पर निर्भर रहता है और हमेशा उसका मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे वह अभिनय की कला हो या कोई असाधारण ज्ञान, उनका मानना है कि उन्होंने अपने स्तर के अन्य असाधारण व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक महारत हासिल कर ली है और उनका भविष्य निश्चित रूप से सुगम होगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे कुछ आसान काम सौंप सकते हैं। मैं वास्तव में काफी सक्षम हूं। लोग मुझे जीनियस कहते हैं। ताओ यू ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। इस पर क्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। इस हमवतन का असाधारण दुनिया से संपर्क बहुत लंबे समय से नहीं था, लेकिन उसने पहले ही सीक्वेंस 7 औषधि तैयार करना शुरू कर दिया था, जबकि उसने खुद अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। इसके अलावा क्लेन को पता था कि उसके देशवासी के पास एक शक्तिशाली और असाधारण वस्तु है जो हरिकेन एडमिरल को घायल करने के लिए पर्याप्त है। हाल के कार्यों की बात करें तो मैं वास्तव में उनके बारे में बात कर सकता हूं। लियोनार्ड ने क्लेन की ओर देखा, जिससे क्लेन ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। क्या हमें इसे सीधे सीधे कह देना चाहिए? क्या यह नियमों के अनुरूप है? हम किसी की तलाश कर रहे हैं और जिसकी हम तलाश कर रहे हैं उसे पता है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। कप्तान को कोई आपत्ति नहीं होगी। लियोनार्ड उदासीन प्रतीत हो रहा था। इस समय ताओ यू भी कुछ उत्सुक था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या ये वही दूसरी चुड़ैल है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? नहीं, वह टिंगेन से जा चुकी है। वह एक धोखेबाज है जिसने एक पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसने यहाँ कुछ खतरनाक चीज छोड़ी है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वह क्या है। ये भी संभव है कि वह हमें डराने की कोशिश कर रही हो। लियोनार्ड ने बस इतना ही कहा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कप्तान ने आज बैकलिंड को एक टेलीग्राम भेजा है जिसमें उन्होंने गुप्त विद्या के एक विशेषज्ञ को बुलाने का अनुरोध किया है। क्या टिंगेन में रहस्यवाद का एक भी विशेषज्ञ नहीं है? ताओ यू ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। क्या यह आतंकवादी खतरा नहीं है?
आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? आपने तो लोगों को बुलाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। ये पहले भी मौजूद था लेकिन यह नियंत्रण से बाहर हो गया। इस क्षण क्लेन की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। जिस व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया था वह उसका गुरु था, जिसने उसे असाधारण दुनिया में प्रवेश कराया था और उस पर गहरा प्रभाव डाला था। क्या संयोग है? ताओ यू ने पलकें झपकाईं। टिंगेन वॉचमैन वाकई बदकिस्मती के दौर से गुजर रहे थे। लगातार इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था और हालात और भी बदतर हो गए थे क्योंकि विशेषज्ञों का उन पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। हालांकि बैकलैंड में भी तूफान जनरल जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वे यहाँ की तरह बार बार नहीं होती हैं। हाँ, हम बहुत भाग्यशाली नहीं थे। ताओ यू की बातें सुनकर क्लेन को बेचैनी महसूस हुई। उस धोखेबाज से लेकर ट्रिस और शेरोन तक, बेकाबू पुराने नील से लेकर कल बेहोश हो गए नए टीममेट तक, क्लेन को कुछ हद तक चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। मुझे उस भविष्यवाणी में दिखाई गई लाल चिमनी की याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि वह लाल चिमनी वास्तव में क्या दर्शाती है। ये देखकर क्लेन उठकर एक तरफ गया, खिड़की खोली और आह भरी। लेकिन तभी वह थोड़ा चौंक गया जब उसने होटल के निचले हिस्से में एक गर्भवती महिला को खड़े देखा जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी। MGOOS टिंगेन में हाल ही में हुए असाधारण धोखाधड़ी मामले की पीड़िता आरोपी के बच्चे की गर्भवती है। वह यहाँ कैसे पहुँच गई? इससे क्लेन ने सहज रूप से उसका अभिवादन किया। मिस मेगालोस, क्या संयोग है? हेलो, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस यहाँ आकर देखना चाहता था। मेगोस ने स्नेह से भरे चेहरे के साथ धीरे से अपने पेट को छुआ। इससे क्लेन को उस महिला के लिए थोड़ी दया आई। भावनाओं के साथ धोखा होने और गर्भवती होने के बाद उस महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। इससे प्रेरित होकर उसने दूसरे पक्ष के लिए कुछ भविष्यवाणी करने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय करने का निर्णय लिया। हालांकि उसी क्षण वह अचानक जम गया। उसकी अंतरात्मा लगातार उसे याद दिला रही थी कि उसे नहीं देखना चाहिए। इसे देखने पर आपकी मौत हो जाएगी। इससे क्लेन को तुरंत पसीना आने लगा और वह कई बातों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने हाल की घटनाओं से जोड़कर देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्लेन को आखिरकार पता चल गया कि धोखेबाज का बम से क्या मतलब था। यह मेगो शौक के गर्भ में पल रहा भ्रूण था। भगवान की ओर सीधे मत देखो। केवल इसी स्तर की चीजें ही किसी को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। ये किसी दुष्ट देवता की संतान है या फिर किसी दुष्ट देवता के धरती पर उतरने का प्रयास मात्र हैं। ताओ यू, जो खिड़की तक नहीं आया था, उसे भी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। उसने ये भी देखा कि उसके सामने बैठा लियोनार्ड अचानक पीला पड़ गया था, मानो उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। इससे ताओ यू के भीतर भी कुछ हलचल हुई और फिर वह लियोनार्ड के करीब झुक गई और फुसफुसाते हुए एक सवाल पूछा। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? सब लोग इतने शांत क्यों हैं? ऐसा लगता है कि क्लेन किसी परिचित से मिला और उनसे बातचीत की और फिर अचानक वह इस तरह बदल गया। इससे प्रेरित होकर ताओ यू खिड़की के पास गया और उत्सुकता से अंदर झांका। फिर उसने गर्भवती महिला को देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मेरी बेचैनी का कारण वही थी। क्या वे दोनों शामिल हैं? ये क्या है? इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है, लगभग मेरी ही गंदगी जैसी। कितना घृणित। स्टॉप। अध्याय 449 द गार्जियन। ओह। हालांकि क्लेन ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य बनाए रखने के लिए जोकर की क्षमताओं का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सदमे में था और कुछ हद तक भयभीत भी था। हमें अभी उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। हमें पहले कप्तान को सूचित करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब अगर टिंगेन में मौजूद सभी असाधारण प्राणियों को भी एक साथ मिला दिया जाए तो भी उन्हें संभालना मुश्किल होगा। लेकिन इस समय हमें शांत रहना चाहिए। मुझे अचानक लेनियस के बारे में आपसे बात करने का मन कर रहा है। नीचे मेगोस अचानक मुस्कुराई, जिससे क्लेन और लियोनार्ड दोनों बेहद असहज महसूस करने लगे। उसे कैसे पता चला? क्लेन ने पहले लियोनार्ड की ओर देखा, फिर ताओ यू की ओर और अंत में आह भरी। मैं उससे बात कर लूंगी। तुम लोग पहले काम पर जाओ, देर मत करना। अच्छा। लियोनार्ड ने सीधे सीधे शब्दों में ताओ यू को खींचकर दूर कर दिया। क्या आप काम पर जा रहे हैं? क्या आपको पहले ही भर्ती कर लिया गया है? हालांकि ताओ यू ने विरोध नहीं किया। जब उसने क्लेन को मेगोस को अंदर बुलाते देखा तो वह उसके पास से गुजर गई। जब लियोनार्ड ताओ यू को होटल से कुछ दूरी पर खींच ले गया तो उसने जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी कर ली और उससे कहा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। वह स्त्री एक दुष्ट देवता की संतान को जन्म देने वाली है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो पूरा टिंगेन क्षेत्र नष्ट हो सकता है। ताओ यू को केवल इतना पता था कि उस महिला को कोई समस्या है और वह बड़ी मुसीबत में है, लेकिन उसे इतनी गंभीर समस्या की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह चौंक गया। शहर को नष्ट कर दें? क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। क्या इस दुनिया में सत्ता का समीकरण इतना विकृत है? अभी नहीं, यह अभी अपनी गर्भाधान अवस्था में है, अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन यह मरने वाले कारखाने के श्रमिकों के आक्रोश को अवशोषित कर रहा है।
शहर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है और यह और भी मजबूत होता जाएगा। लियोनार्ड की बातों को सुनकर ताओ यू ने समझ आने पर सिर हिलाया। दरअसल ये दृष्टिकोण मुझे भी काफ़ी हद तक सूट करता है, यहाँ तक कि इसके नकारात्मक पहलू भी। मैंने शुरू में हत्यारे की भूमिका क्यों चुनी? क्या यह एक भयानक नाम नहीं है? मैं अब मैकेनिकल हॉट और पनिशर को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम तुरंत कैप्टन डन को ढूंढो और उन्हें स्थिति समझाओ। जैसा कि मैंने और तुमने कहा है, ये जल्दी करना होगा। क्या वह मेरी बात पर विश्वास करेगा? इसीलिए मैं दूसरे चर्चों में गया था। कैप्टन डन आपसे मिल चुके हैं। अगर आप उन्हें बात स्पष्ट रूप से समझाएंगे तो वे मामले की गंभीरता को समझ जाएंगे। ये सुनकर ताओ यू ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष का मतलब लगभग समझ गया। वर्तमान में ताओ यू के असाधारण पहलुओं के बारे में ज्ञान का गंभीर रूप से अभाव है, लेकिन उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उस महिला ने उसे पहले जिस संकट का एहसास कराया था वह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था जितना उसने सोचा था। वैसे भी वह उस व्यक्ति जितना प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है जिसने किलिंगस की हत्या करके मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास कराया था। क्या ये चीज़ वाकई शहर में लाखों लोगों की जान ले सकती है? क्या ये किसी तरह का नियम आधारित अनुप्रयोग है? ताओ यू ने जल्दी से लियोनार्ड से विदा ली और फिर उसके निर्देशों का पालन करते हुए जॉटलैंड स्ट्रीट पहुंची, जहां उसने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का साइन बोर्ड देखा। फिर वह झटपट अंदर चला गया। उसे नाइट वॉच को सूचित करने का काम इसलिए सौंपा गया था क्योंकि डन न केवल उसे जानता था बल्कि स्थान भी काफ़ी करीब था। इसे निकटतम आधिकारिक असाधारण संगठन कहा जा सकता है। तभी ऐसा लगा जैसे डन ने कुछ काम खत्म कर लिया हो और वह हॉल में था। जब उसने ताओ यू को आते देखा तो वह भौहें चढ़ाता हुआ सा लगा और फिर सतर्क हो गया। ताओ यू ने तुरंत कहा, कैप्टन डन, गलत मत समझिए, मैं ही हूँ। मैं यहाँ एक संदेश देने आया हूँ। ताओ युकुंग ने क्लेन और लियोनार्ड की कई बातें बताईं, जिससे डन के चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव आ गए। जिस तरह से वे मेगोस के बारे में इतना कुछ जानते हैं उससे ऐसा लगता है कि यह कहानी मनगढ़ंत नहीं है। डन को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी जो बम छोड़ गया था वह इतना बड़ा होगा। एक दुष्ट देवता की संतान, ऐसी कोई बड़ी घटना घटित हुए कितना समय हो गया है। टिंगेन में लाखों लोगों की जिंदगियां अचानक उनके कंधों पर आ गईं, जिससे उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। लेकिन उसने तुरंत ही अपना संयम वापस पा लिया, मानो उसने अपना मन बना लिया हो, और धीरे से सांस छोड़ी। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं आपके द्वारा मांगे गए मुख्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करूंगा। डन की बातों से ताओ यू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ये संदेश व्यर्थ नहीं गया। बिल्कुल नहीं, मुझे यही करना चाहिए। हाल ही में हालात खतरनाक होने वाले हैं। आप यहीं इंतजार कर सकते हैं। अगर कोई और नाइट वॉचर वापस आता है तो उन्हें बता देना। मैं पहले आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत रिसेप्शन पर बैठी एक युवती से बात की। लुओशान, जाओ और कार्यालय के सभी नियमित कर्मचारियों को सूचित करो कि आज छुट्टी है और आपातकालीन निकासी आवश्यक है। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई और बार बार सिर हिलाती रही। क्या कैप्टन डन अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने वाले हैं? दुश्मन पहले ही हमारी क्षमता से परे है ना? मुख्य सामग्री हाथ में होने के बावजूद ताओ यू हमें बार बार हम कहकर पुकारता रहा। बहुत देर हो चुकी है। मैं इस सीलबंद कलाकृति को अपने साथ ले जाऊंगा। डन ने पीछे मुड़कर सीधे कंपनी के भीतरी हिस्से में प्रवेश किया, ताओ यू को पीछे छोड़ते हुए, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अंदर क्या करने वाली थी। इतना तो ज्ञात है कि अतीत में उसके कदम तेज थे, फिर भी असामान्य रूप से भारी थे। कुछ ही समय बाद डन को एक हाथ में राख लिए तेजी से बाहर निकलते हुए देखा गया। वह कलश देखने में चांदी का बना हुआ लग रहा था, लेकिन ताओ यू जैसे ही उसके करीब पहुंचा उसे ठंडक महसूस हुई। एक और नकारात्मक गुणों वाली वस्तु, एक असाधारण वस्तु। ये तो बहुत ही भयावह है। क्या ये सच्चे ईश्वर के चर्च का कोई संगठन है? दरअसल ताओ यू ने पहले ही कुछ महसूस कर लिया था जब डन ने सपनों के माध्यम से उसे निशाना बनाया था। चर्च ऑफ द नाइट की असाधारण क्षमताओं को नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है। इससे ताओ यू को थोड़ी राहत मिली। अगर ज़रूरत पड़ी तो वह प्रार्थना कर सकती थी कि उसकी शक्ति को रात्रि के चर्च द्वारा बहुत बुरा न समझा जाए। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को सत्ता के गुणों की परवाह नहीं है, बल्कि केवल कर्मों की परवाह है। नकारात्मक शक्ति का अच्छे के लिए उपयोग ही किसी को धर्मी ईश्वर बनाता है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब डन ताओ यू के पास से गुजरा तो उसकी धूसर आंखों ने उस पर एक नज़र डाली और उसने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा अपने आप के प्रति सच्चे रहेंगे, जो वास्तव में हम सभी असाधारण लोगों का साझा लक्ष्य है। डन की बातें सुनकर ताओ यू, जो उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी, थोड़ी देर के लिए रुक गई। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने बहुत ही सरल शब्दों में बात की, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से विदाई की भावना, मृत्यु के सामने जीने का दृढ़ संकल्प महसूस हुआ। वह क्या ले जा रहा था?
ताओ यू ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और अपने पीछे से आम कार्यालय कर्मचारियों को तेजी से निकलते और आसपास की सड़कों पर जाते हुए देख रहा था। उसने सिर हिलाया जब उसने देखा कि डन राख का कलश लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा है। जीने से ही हमारा महत्व है। एक बार मर जाने के बाद आप कुछ भी नहीं रह जाते। उन्हें यह आभास हो गया था कि आधिकारिक असाधारण संगठन का उद्देश्य ही आम लोगों को असाधारण चीजों के प्रभाव से बचाना था। और एक कप्तान जो अब खुद के समान महसूस करता है और जिसका शहर बैकलैंड की तुलना में महज एक ग्रामीण इलाका है, अगर वह किसी दुष्ट देवता की संतान जैसी किसी चीज को रोकना चाहता है तो वह अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा और क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि अपनी काली मिट्टी के लिए प्रार्थना करना भी मेरे जीवन के लिए एक निश्चित खतरा पैदा करता है। उनके लिए ये जीवन और मृत्यु का मामला है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ताओ यू ने अभी अभी खरीदी गई सामग्री निकाली और एक कोने में एक अनुष्ठान स्थापित किया, जिससे एक आध्यात्मिक दीवार बन गई जिसने आसपास के वातावरण को अलग कर दिया। एक मूर्ख जो इस युग का नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... अब ये हो गया है। अपनी विनती करने के बाद ताओ यू चुपचाप इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ... पफ क्लेन की छाती में एक विकृत मुड़ा हुआ हाथ घुसा हुआ था और वह मुंह भर भरकर खून और आंतरिक अंगों के टुकड़े थूक रहा था। इस स्थिति में भी क्लेन ने असहनीय दर्द को सहने के लिए खुद को मजबूर किया, जोकर के नियंत्रण का उपयोग करते हुए कैंची जैसी टांगों की हरकतें की, साथ ही जोकर की निपुणता का भी इस्तेमाल किया, अपनी छाती पर लगे घाव और टूटी पसलियों को एक स्थिर बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, और एक हाथ से उसने एक क्रॉस फिक्सेशन पूरा किया जिससे वह मेगालोस पर मजबूती से जकड़ गया। उस खाली हाथ में एक ताबीज था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह से आखिरी शब्द बोला, जबकि उसके मुंह से अभी भी खून बह रहा था। रोशनी। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ताबीज में समाहित हो गई और सूर्य का प्रकाश एक ठोस प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ जो आकाश से नीचे उतरा, प्लेन के शब्द द्वारा निर्देशित हुआ और मेगाउस की ओर तेजी से बढ़ा। वाह! बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और हालांकि प्रकट हुई सूर्य की रोशनी सफलतापूर्वक पड़ी और नुकसान पहुंचाया, फिर भी एक दुष्ट भ्रष्ट करने वाली शक्ति ने उसे रोक दिया। मेगास ने अपनी कलाई को हल्के से झटका देते हुए क्रेन के कुछ हद तक शत विक्षत शव को हवा में उछाल दिया, जो दौड़कर आए डन के ठीक सामने जोर से गिरा। उसने सचमुच डटकर मुकाबला किया। स्टॉप्ड।